चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने 1 to 20 डिस्कस किया था इस पेपर में, है ना। तो अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि 2024 का सॉल्यूशन अभी कहीं अवेलेबल नहीं है। 2023 तक का तो ऐप पे भी हमारा अवेलेबल है, क्योंकि पिछले साल जो हमने डिस्कशन किए थे तो वो तो होगा ही, है ना, ऐप पे ऑलरेडी होगा। तो वो आप देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन नहीं है तो इसमें मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कहते हैं सर, है ना, एक एक क्वेश्चन कराने के लिए। तो 20 तक हमने कल डिस्कस किया था। अगर 1 to 20 में अभी किसी को डाउट है तो पूछिए, अगर आपने सॉल्व किया हो और अगर आपको कुछ क्वेरी हो 1 to 20 में, जो कि कल हमने डिस्कस किया था, तो उसमें आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। 21 देखो क्या है। ये आपको कह रहा है एफ एन बी एस सिक्वेंस ऑफ सी डी एफ्स, है ना, गिवन बाई, ये सी डी एफ दे रखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कह रहा है एफ एन एक्स कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड लिमिटिंग फंक्शन इज सी डी एफ। वैसे ही कन्वर्जेस बट लिमिटिंग फंक्शन नॉट सी डी एफ, एफ एन इज नॉट कन्वर्जेस, देयर exists एक्स वाई सच दैट एफ एन एक्स कन्वर्जेस बट एफ एन वाई डज नॉट कन्वर्ज। सोचिए क्या होगा। यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लिमिट, इस क्वेश्चन में अगर हम लिखेंगे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, देखिए क्या आएगी। अगर आप लिखेंगे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, एन टेंस टू इंफिनिटी तो एक्स लेस देन माइनस इंफिनिटी, एक्स मोर देन प्लस इंफिनिटी, ठीक है ना। तो इधर कोई एक्स तो होगा ही नहीं। मेनली यहाँ एक्स बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी, तो यही सिर्फ हमारे काम का है, क्योंकि एन टेंस टू इंफिनिटी हो रहा है ना। तो और यहाँ पे एन टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे तो उसको ब्रेक करो, एक्स अपॉन टू एन, एन अपॉन टू एन। तो एक्स अपॉन टू एन की लिमिट 0 और एन अपॉन टू एन की लिमिट 1/2। तो ये 1/2 हो जाएगी व्हेन एक्स इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। ये आ गई। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये सी डी एफ है? इज इट अ सी डी एफ? बताइए, क्या ये सी डी एफ है? यस और नो? सर नहीं सर, नो सर। है ना। क्योंकि एफ इंफिनिटी 1 नहीं हो रहा है। हाँ, अगर ये सी डी एफ एफ होता इंफिनिटी 0 तो नहीं। इन्फिनिटी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। आपका ये एफ इन्फिनिटी 1 नहीं है, एंड दैट्स वाई इट इज नॉट अ सी डी एफ। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, जो फंक्शन है लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो बोल रहा है कि एफ एन कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बट लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सी डी एफ, तो ये गलत कह रहा है। एंड एफ एन एक्स कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बट लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ सी डी एफ, तो ये सही है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ये सिंगल करेक्ट है। तो नेक्स्ट देखिए 22। 22 जो है, सर डी ऑप्शन एक बार देखिए। जी डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, डी में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एन एक्स कन्वर्जेज बट एफ एन वाई डज नॉट कन्वर्ज। तो हम क्या लिख रहे हैं, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, हमने ये कहा है हाफ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यही होगा। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ एन वाई, ठीक है, दिस इज 1/2 फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। क्या आपको लगता है ऐसा एक्स और ऐसा वाई मिलेगा जहां कुछ एक्स के लिए एग्जिस्ट करेगी, कुछ एक्स के लिए नहीं एग्जिस्ट करेगी? चेक कीजिए। देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कि एफ एन एक्स एग्जिस्ट करेगी लेकिन एफ वाई डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। बताइए, यहीं पे देखिए कोई ऐसा एक्स है जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि सी डी एफ की लिमिट हाफ है, चाहे एक्स कोई भी रियल नंबर हो, वाई कोई भी रियल नंबर हो, तो उसके लिए एग्जिस्ट कर रही है। तो मतलब देयर इज, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसके लिए एफ एन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, एफ एन की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ओके हर एक्स हर वाई के लिए एफ एन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सर जी, सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में पार्ट ए और बी बता दीजिए। उसके लिए कल का वीडियो देखिए, ठीक है। हाँ, ये इसको बोलता हूँ बहती गंगा में हाथ धोना, क्योंकि आपने सॉल्व तो किया नहीं है क्वेश्चन, अभी आपने देखा स्क्रीन पे, आपको लगा ये तो डाउट है,
तो सॉल्व नहीं करके सर, देखो। आज सॉल्व किया था बैठ के, मतलब क्वेश्चन हो गया ये, इसका डी ऑप्शन ट्रू है पर ए भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो कल हमने इसको जस्टिफाई किया एग्जाम्पल के साथ। आप रिकॉर्डेड ऐप पे, जो रिकॉर्डेड वाला जिस कोर्स में आप हैं, रिकॉर्डेड नाम से ऐप है ना कोर्स, कोई रिकॉर्डेड बैच समथिंग, सो उसमें जाके देखिए, जो अर्जुना बैच जो होगा, अर्जुना ने रैंकर 3, इसका नाम रैंकर 3 रखा, उसमें हमने पूरा गेट 2024 से 2005 तक के सॉल्यूशन अपलोड हो रहा है। तो कल एक वीडियो अभी अपलोड हुआ, और रैंकर 3 नाम का बैच होगा, देखिए उसमें जाके ऐप में, उसमें पहला वीडियो ही होगा, उसका लास्ट क्वेश्चन ये हुआ है, कल का लास्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये अभी यूट्यूब पे ही मैंने पब्लिक कर दिया आज, तो अब यूट्यूब पे देखेंगे रैंकर 3 लेक्चर 1, उसके लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, तो वहां पे है ये, ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। और अगर नहीं समझ आएगा फिर आप पूछिए दोबारा। तो चलिए इस पे आते हैं। 22 जो है, तो इसमें जो मैं लिख रहा हूँ वो सेव नहीं होगा, तो वीडियो ही रहेगा सिर्फ, क्योंकि इस पे मैं इरेज कर देता हूँ तो वो चला जाता है। सो देखो, तो इसमें क्या है, डब्ल्यू टी विद स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, तो ये आप जानते होंगे कि डब्ल्यू टी जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल जीरो टी, मतलब ब्राउनियन मोशन का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, या इसी का दूसरा नाम है वाइनर प्रोसेस बोलते हैं ना। सो अगर इसका डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो ये बताएगा कि डब्ल्यू टी जो है नॉर्मल जीरो टी होता है, और ये इसके पास इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है और स्टेशनरी इंक्रीमेंट होता है, इस तरह से। और सो ये डेफिनेशन देख लीजिए बस। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये है, तो जैसे अब डब्ल्यू टी तो नॉर्मल जीरो टी है, सो ये जैम के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, जो जैम वाले लोग हैं वो इग्नोर कर सकते हैं, जीरो होगा, एंड वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू टी जो होगा वो टी होगा, है ना, तो इसीलिए टी को यहाँ पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो ये होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, पूछा क्या, नॉट ट्रू स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से W1 का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा नॉर्मल 0 1 होगा, ये डेफिनेशन से आता है, ठीक है ना। सो नॉर्मल 0 1, तो 2 टाइम W1 लेंगे आप, सो मान लो x रैंडम वेरिएबल नॉर्मल 0 1 है, तो 2x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल 0 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 4, तो मतलब ये भी जो है ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, वे ट्रू फॉल्स देख रहे हैं, हमें नॉट ट्रू चुनना है। अब बचा ये दोनों, तो एक में तो ये कहीं ना कहीं कोवेरियंस बिटवीन W5 एंड W9 है, राइट। तो कोवेरियंस विल बी W5 एंड W9 है, तो इसका फिर से फॉर्मूला है, आप लोगों को याद भी होगा, कोवेरियंस बिटवीन, क्योंकि मीन तो जीरो है ना, ई ऑफ W5 W9 दोनों तो मिनिमम हो जीरो। जाएगा। हाँ, तो ये आप फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, WT1 WT2, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मिनिमम ऑफ T1 T2, ये आइडेंटिटी है कोवेरियंस ऑफ WT1 WT2, ठीक है। सो तो इसका जो कोवेरियंस होगा 5 और 9 जो है, T1 5 है, T2 9 है, तो इसका आंसर, एक्चुअल आंसर होगा 5, लेकिन इसने क्या लिख रखा है 7, सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सो फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए ट्रू ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन जो हमसे पूछा है। अब यहां पे समझिए इसको क्या है, तो इसका भी थ्योरम है, आप लोग कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला जानते हैं बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। सो उस तरह से यूज होगा कुछ, तो अगर वो लगाएंगे आप, तो ये क्या है, W5 मतलब नॉर्मल 0 5, W3 मतलब नॉर्मल 0 3, ओमेगा 3 या फिर W3 जो भी है, हाँ और W3, W3 गिवन W5 दिया रहता है, तो उसका वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वैसे ही निकालते जैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मीन या वेरिएंस? सर जैसे कि इसका तो वेरिएंस हो जाएगा T2 - T1 नॉर्मल में, तो T2 - T1 होता है, तो अगर रिवर्स होता तो उसके लिए भी T2 - T1 ही होता है क्या? इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होगा ना। हम्म। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है अभी, इसमें क्या डाउट है आपको? नहीं, इसमें तो डाउट नहीं है। हाँ, तो वो आप मैं डाउट पूछ क्लास रहा में हूँ पूछिए, वैसे। बाहर की चीजें डाउट क्लास में पूछिए अभी। इस ऑप्शन में देखो अभी, सो यहाँ पे क्या होगा, W5 गिवन W3 is 3, है ना। so ये कुछ वैसे ही हो गया, मतलब एक W5 नॉर्मल 0 5 है, और ये नॉर्मल 0 3 है, कंडीशनल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आई थिंक कुछ लोगों को याद होगा। सर So, ये तो आपने लिखाए थे, लेकिन वो WT2 गिवन WT1 के लिए लिखाए थे, लेकिन WT1 गिवन W,
T2 के नहीं। हाँ तो उसका भी लिखा देंगे, डाउट क्लास में मिलिए उसका लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब खुद से भी ड्राइव, थोड़ा सा दिमाग खुद का भी यूज़ करो, ड्राइव करो थोड़ा सा, सब कुछ लिखाएंगे तभी लिख के आओगे। एग्जाम में सब कुछ वही थोड़ी आएगा जो मैंने लिखा रखा होगा, कुछ तो अपना दिमाग भी यूज़ करना होगा। ये चीज़ें हैं, रट्टा मार के थोड़ी जाने हैं। ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है लगाओ, क्या आता है फॉर्मूला इसका। मैं बोल रहा हूँ जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, मान लो एक्स वाई इज बाईवेरिएट नॉर्मल, μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो इज द को रिलेशन कोएफिशिएंट, और वो अगर लगाओगे आप तो ये मान लीजिए अभी y गिवन x या x2 गिवन x1, तो क्या होता है मीन का फॉर्मूला μ2 प्लस रो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1। अगर मैं इधर ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको, ऐसे ड्राइव कर ही रखा है, तो क्या हो गया इसका, तो ये गायब हो सर जाएगा, ये तो K होगा, है ना। तो ये सिंपली क्योंकि ऊपर वो मिनिमम ऑफ T1 T2 बाई T1 इंटू K, तो उस हिसाब से T1 अब जो आप पूछ रहे हैं ना वही लिख के दिखाता हूँ, यही चाहिए ना आपको। हाँ सर, अभी से शायद कर लूंगा मैं, हाँ अभी तो समझ आ ट्राई गया करो ना, तो कोई भी वैसे। चीज़ें हाँ, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, कोशिश करोगे तो होगा, रट्टा मारोगे नई चीज़ें आएगी फंस जाओगे। मैं उससे डिराइव कर लूंगा। हाँ हाँ तो ये फॉर्मूला है, आप वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, क्या ही है T1 T2 का कोई ऐसे खास चक्कर थोड़ी है, कोवेरिएंस में मिनिमम आ जाएगा, बस वही सर, है। वेरिएंस का भी तो वही होगा ना, मतलब 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर एक्स या फिर सिग्मा स्क्वायर वाई जैसे। हाँ वैसे ही होगा वहाँ भी, हाँ वही। हाँ जो मिनिमम होगा वो यूज़ होगा रो में वहाँ जाके, हम्म। इस तरह से वैसे ही आएगा। ठीक है जी, बाकी लोग ड्राइव कर पाएंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी के लिए कि है ना, मैं कोई फिक्स नहीं कर रहा T1 लेस देन T2 मोर देन T2, जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, तो चाहे T1 लेस हो मोर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए अगर आप लिखेंगे तो अभी मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि ये x1 गिवन x2 इज इक्वल टू n है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो हमारे पास यहाँ पे जो x1 x2 जो मैंने लिखे हैं ना, दिस इज द बाईवेरिएट नॉर्मल विथ क्या आएगा, मीन जीरो, पहला का मीन दूसरे का मीन जीरो, पहला का वेरिएंस T1 T2 रो इज अ को रिलेशन कोएफिशिएंट, सो कोवेरिएंस मिनिमम ऑफ T1 T2 अपॉन T1 T2। इस फॉर्मूले से आप लोग ड्राइव कर लेंगे, ये सब लोग जानते हैं फॉर्मूला। Yes. सो यहां से जो उसका आंसर आएगा है ना, यहाँ पे T1 लेस हो T2 से चाहे T2 लेस हो T1 से कोई दिक्कत नहीं है, जनरल फॉर्मूला है। तो जो वो पूछ रहे थे कि इंटरचेंज होगा क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं सर पड़ेगा, अभी समझ आ गया सर। हाँ उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से μ1 प्लस रो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 n माइनस μ2, यही फॉर्मूला होता है जी बाईवेरिएट नॉर्मल में कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का। तो μ1 है 0, रो है मिनिमम ऑफ T1 T2 अपॉन रूट अंडर T1 T2 एंड सिग्मा 1 रूट अंडर T1 सिग्मा 2 रूट अंडर T2 n माइनस 0। सो फाइनली ये सिंप्लीफाई होके आ गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2 अपॉन ये रूट T1 गायब हो जाएगा यहाँ से, यहाँ बचेगा T2 और यहाँ होगा n। ठीक है जी, देख लीजिए ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। अब बिना रेस्ट्रिक्शन लगाए कि T1 छोटा है T2 से या T2 छोटा है T1 से, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। ठीक है, सो ये है। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको पूछा एक्सपेक्टेशन ऑफ W, ठीक है ना, देख लो जो भी है, W5 गिवन W3 इज 3, सो W5 गिवन W3 इज 3, तो लगाओ। सो अभी मान लो T1 5 है T2 3 है, ठीक है। सो इसके हिसाब से n टाइम, n क्या है 3 इंटू मिनिमम ऑफ T1 T2 कितना है जी 3 अपॉन T2 कितना है 3, आ गया जी, देख लो एक बारी कंपेयर करो। मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव किया है, इसका फॉर्मूला मैंने ये डिराइव किया है, ठीक है। सो अगर कंक्लूजन लिख दूं एज कंक्लूजन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ W ऑफ T1
given w of t2 is equal to n is this one, n time minimum of t1 t2 upon t2, ठीक है. सो ये इन जनरल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई t1 लार्जर हो t2 लार्जर हो कोई दिक्कत नहीं है ना. तो ये चीज़ है, तो ये यूज़ कर लिया. तो ये 3 आया, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है ना. सर इसको तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं ना, कंडीशन का डेफिनेशन यूज कर ले. ये मतलब W3 दिया है, W5 को ब्रेक कर दे और W3 की वैल्यू पुट कर हाँ दे, एग्जैक्टली, और उसका मीन तो 0 ही आ जाएगा, तो आ जाएगा. हाँ एग्जैक्टली, उससे भी कर सकते हैं आप कि W5 मतलब है ना नॉर्मल 05, तो W5 माइनस W3 जो होगा वो अलग कर सकते हैं आप, है ना. फिर आगे का अलग लिख सकते हैं, उससे भी हो जाएगा. इससे डायरेक्ट 3 आ जाएगा. हाँ, तो जैसे मतलब बहुत सारे अप्रोच है एक क्वेश्चन के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसलिए मैं कहता हूँ एग्जाम में आप वही करके आओगे जो आपके दिमाग में है ना. वहाँ आपके पास आंसर की है ना, कोई सॉल्यूशन है ना, गूगल है ना, चैट जीपीटी ना, किताब है ना, टीचर है. तो जो आपके दिमाग में उतना ही एग्जाम में काम आएगा. तो घर पे भी उस तरह से ट्राई करोगे जैसे एग्जाम में करोगे, तो एग्जाम में हेल्प मिलेगा. जो बच्चे घर में सॉल्यूशन देख के, गूगल देख के, बुक देख के ट्राई कर रहे हैं, तो घर पे तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो कोई सपोर्ट नहीं रहेगा. तो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के आप ब्लैंक हो जाओगे, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं. एग्जाम में भी आपको वही या तो गूगल चाहिए या मतलब जहां से भी देख के जैसे आप करते हो वैसे करना पड़ेगा, या तो आंसर की पहले आप देख लेते हो, पहले आपको आंसर की ढूंढना पड़ेगा. तो एग्जाम में आप सोचो कोई आंसर की दिखा दे फिर हम सोचना शुरू करें, ये चीज़ें हैं. तो आपको उस तरह ट्रेन करना पड़ेगा दिमाग को. सो क्या ये x1 x2 x3 बी द 3 इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल एंड विथ नंबर ऑफ ट्रायल n आपके पास है 100. तो कहने का मतलब जो है कि x1 x2 x3 IID है. तो यहां से x1 x2 x3 R ये है, ठीक है जी. ये IID 100, P है. नाउ आप पूछूं अगर मैं आपको सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालना आता है आप लोगों को, क्या T1 सफिशिएंट एस्टिमेटर है, क्या T2 सफिशिएंट एस्टिमेटर है? हाँ सर, दोनों ही है. ठीक है. सो आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के इजिली डिसाइड कर पाएंगे. यू फाइंड लाइक्लीहुड फंक्शन, अप्लाई फैक्टराइजेशन थ्योरम, न्यूमन फैक्टराइजेशन थ्योरम टू फाइंड सफिशिएंट एस्टिमेटर. सो आप उससे फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन थ्योरम से. तो आपको रियलाइज होगा, जैसे अगर मैं लिखूं भी तो क्या होगा, n चूज x1, n 100 है यहाँ पे, n चूज x2, n चूज x3, यही बनेगा. एंड p1 मतलब p अपॉन 1 माइनस p, इसकी पावर क्या आती है, समेशन xi इंटू 1 माइनस p की पावर 100. लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे यही आएगा इसका. अब एक तो ऐसे दिख गया, यहाँ से फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाएंगे आप, है ना. तो ऐसे दिख गया p और t का फंक्शन है, तो ये सफिशिएंट एस्टिमेटर है. और इसको लाना है तो इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में. इसको क्या करोगे, x1 x2 को, x1 प्लस x2 को अलग कर दो, x3 को अलग कर दो, तो ये मिल जाएगा. तो फैक्टराइजेशन थ्योरम से दोनों सफिशिएंट एस्टिमेटर, ये भी सफिशिएंट एस्टिमेटर है और ये भी सफिशिएंट एस्टिमेटर है. तो T1 एंड T2 बोथ आर सफिशिएंट एस्टिमेटर. अब ऑप्शन समझिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T2 गिवन T1 इन रिमेंडर ऑफ P, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T1 गिवन T2 इन रिमेंडर ऑफ P. देखो गिवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्या है, इससे कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज अगर आपको याद है, जैसे मैं बोलता हूं कि T1 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, इसका क्या डेफिनेशन है. T1 अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या है, कोई बताइए डेफिनेशन. T इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर इफ एंड ओनली इफ. डेफिनेशन सफिशिएंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या है. सर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट फंक्शन गिवन दैट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा पैरामीटर से. यस. तो सिंस T1 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, तो T2 क्या है, फंक्शन ऑफ सैंपल ही तो है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन T मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन T. तो ये T2 क्या है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल ही है, और T1 क्या है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है. तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, सिंस T1 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, सो यहां कुछ भी लिखा होगा, एनी फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल. T2 स्पेसिफिक है, यहां कुछ और भी होता तब भी ये फ्री होता P से. डेफिनेशन, सो दोनों जो है स्टेटमेंट सफिशिएंसी के डेफिनेशन पे लिखा गया है. सो T2 given T1 independent of P because of T1 is sufficient. So is this true statement? Distribution of T1 given T2 is independent of P. यहाँ T1 के अलावा कुछ और भी होता तब भी ट्रू स्टेटमेंट होता. तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है,
बिकॉज T2 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल या फंक्शन ऑफ एनी सैंपल, मतलब फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल गिवन T इज फ्री ऑफ अननोन पैरामीटर। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बाय डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो इसमें कैलकुलेशन करने का कुछ है नहीं, आप निकालते रह जाओगे डिस्ट्रीब्यूशन, उससे कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ये सिंपल डेफिनेशन पे फिट किया गया है, मतलब थ्योरम है ना, थ्योरम एंड डेफिनेशन। यहां फैक्टराइजेशन थ्योरम से ये आ गया कि T1 T2 बोथ आर सफिशिएंट एस्टिमेटर, एंड ये जो स्टेटमेंट बनाया है डेफिनेशन सफिशिएंट का बना दिया कि ऐसा होगा। तो जस्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम और डेफिनेशन को मिक्स कर दिया इस क्वेश्चन में। तो दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, तो बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पे देखिए x1 x2 xn be a random sample of size n from a population having pdf this। so दो पार्ट में pdf डिफाइंड है। ठीक, थीटा नोन पैरामीटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द MLE ऑफ थीटा। अब ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखो। देखो ये कंडीशन है ना, देखो क्या है। सो अगर मैं पहले ऑप्शन को आपको मैं सेपरेट करके लिख के दिखाऊं, जो पहला ऑप्शन है एक्चुअली ये कहना चाह रहा है। अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है ऐसा है, देयर आर टू कंडीशंस, एक ये और ये। तो आप लोग इंडिकेटर फंक्शन जानते हो। इंडिकेटर फंक्शन में क्या होता है कि जैसे ये समेशन ओवर दिस पार्ट है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मान लो मैं ऐसा कर दिया कि xi लेस देन इक्वल टू हाफ। तो जब आप खोलोगे ना तो ये n रहेगा और ये समेशन एज इट इज log बेस e टू xi, और ये जो सेकेंड टर्म है ना क्या हो जाएगी 0, इसकी पावर -1। सो अंडर दिस कंडीशन ये 0 हो, क्योंकि ये समेशन तभी लगा पाओगे उस i के लिए जहां xi मोर देन हाफ है, लेकिन यहां तो हमने लेस देन इक्वल टू हाफ ले रखा है। तो इस समेशन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि समेशन यूजफुल नहीं होगा ना, क्योंकि ये समेशन तभी यूजफुल है जब xi मोर देन हाफ होगा। हम अंडर xi लेस देन इक्वल टू हाफ की बात कर रहे हैं। सिमिलरली n दूसरा कंडीशन है xi मोर देन, है ना, xi मोर देन हाफ। अब यहां तो समेशन तब यूज होगा जब xi लेस देन इक्वल टू हाफ होगा, तो हमने तो कहा कि xi मोर देन हाफ है, तो ये पहला समेशन की वैल्यू 0 हो गई। एंड दूसरा रहेगा समेशन log 2 माइनस 2xi, i फ्रॉम जो भी i है ना उसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसकी पावर -1। सिमिलरली आप हर ऑप्शन को ओपन करके देख सकते हैं। मैंने एक ऑप्शन जैसा एग्जांपल बताए हैं, वैसे ही चारों ऑप्शन को आप ब्रेक कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के समझ आएगा कि यही कंडीशन होगा। यहाँ 1 2n में ऐसा नहीं होगा, है ना, दोनों नहीं आएगा, तो ये पार्ट में ब्रेक होगा। ए और बी में भी ऐसे ही आप ब्रेक कर सकते। बी में कुछ नहीं है, बी वाला पार्ट अगर लिखेंगे यहाँ पे तो ये जस्ट यहाँ माइनस लगा हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं है। ए और बी में बस माइनस का तो डिफरेंस है ना, बाहर माइनस है बस। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे समझिए, जब x लेस देन हाफ है तो ये पीडीएफ है, x मोर देन हाफ है तो ये पीडीएफ है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मान लो ये पीडीएफ है अभी के लिए, xi लेस देन हाफ के लिए। सो व्हाट विल बी MLE अंडर दिस कंडीशन, निकाल सकते हैं। अभी इसको इग्नोर करो चाहो तो, हम xi लेस देन हाफ के लिए बात कर रहे हैं। तो आप xi लेस देन हाफ के लिए MLE निकालोगे, ये पीडीएफ यूज करो। तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, थीटा की पावर n 2xi का प्रोडक्ट थीटा -1। अब क्या करोगे, यहाँ xi लेस देन हाफ है, तो अब क्या करते हो आप लोग, कैसे MLE निकालते हो, यू जस्ट मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड फंक्शन या लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। तो आप लॉग ले लो लाइक्लीहुड फंक्शन का, मैक्सिमाइज करो सिर्फ इस पीडीएफ को, इस पार्ट को यूज करके। सिमिलरली आप इस वाले पार्ट को यूज करके जहां xi मोर देन हाफ है, इसको पीडीएफ यूज करो, इसके करस्पॉन्डिंग लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, देन आप मैक्सिमाइज करो उस लाइक्लीहुड फंक्शन को, फिर देखो क्या मिलता है आपको। कर पाएंगे अलग अलग। तो जब फाइंड करोगे ना पहले पार्ट के अकॉर्डिंग, तो आपका जो इस पार्ट से थीटा की वैल्यू आएगी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो ये बन के आएगी -n समेशन log 2xi, आई थिंक ये आता है। और मोर देन हाफ का करस्पॉन्डिंग ये आएगा -n समेशन log 2 माइनस xi। अब दोनों कंडीशन एक साथ तो हो नहीं सकता, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया है कि फॉर दोज जब xi मोर देन हाफ ऐसा है, ये है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको ब्रेक करना है, इसके अलग एलिमेंट निकालो, इसके अलग निकालो, ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा बाकी, तो है ना। तो यहाँ xi लेस देन हाफ के लिए ये आएगा और xi मोर देन हाफ के लिए ये आएगा। तो इसमें आप करेक्ट कर सकते हैं भाई, करके देखो, नहीं तो फिर मैं अगले क्लास में डाउट पूछना, फिर मैं लिख के बताऊंगा।
समझ आना क्या बोल रहा हूँ? लाइक्लीहुड फंक्शन ना अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आएगी ना। ऑब्जर्व वैल्यू दिया नहीं कि आप क्या यूज करोगे, तो वैसे सॉल्व करके देख लो, ये है। नेक्स्ट क्या है, ये तो बेसिक बहुत बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या है देखिए, testing of hypothesis problem, which of the following statement is true? The probability of type 1 error cannot be higher than the probability of the type 2 error. ऐसा कोई थ्योरम होता है? ऐसा कोई थ्योरम नहीं है, ठीक है ना। Type 2 error occurs if test accept the null hypothesis when the null hypothesis actually false. ये होता है type 2 error कि यही है। हाँ, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। टाइप 1 एरर occurs if the test reject the null hypothesis when null hypothesis is false. बट क्या होता है, रिजेक्टिंग एच नॉट इज True ट्रू, होता है। है ना। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा है, यहाँ ट्रू होता है ना। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर प्लस टाइप 2 एरर शुड बी 1। ऐसा कोई रिजल्ट है जहां बोलता हो कि टाइप 1 एरर प्लस टाइप 2 एरर 1 होगा? नो सर टाइप 2 एरर और पावर की सम तो 1 होता है। जी, बट ऐसा यहां तो नहीं कह रहा है ऐसा, ठीक है। यहां थोड़ी कह रहा टाइप 2 एरर प्लस पावर का सम 1, ऐसा लिखा है यहाँ। मैंने जस्ट कंफर्मेशन किया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट तो अभी कर रहे थे हम कुछ दिन पहले। सो रैंडम सैंपल ऑफ साइज 40 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग, तो मैंने जो क्लास में नोटेशन यूज किए थे कि सैंपल साइज को मैं के ले रहा था, मैं दूसरा भाई जैसे मान लो एन ले रहा हूँ मैं, एन सैंपल साइज है तो एन इज 40, के इज नंबर ऑफ कैटेगरीज, तो यहाँ 4 है, के नंबर ऑफ कैटेगरीज ले रहा हूँ। सो जैसे कैटेगरी K1 है ना, 4 है तो 1 क्लास में उल्टा लिए थे आप। हाँ, क्लास में नोटेशन मैंने उल्टा लिया था क्योंकि शुरू में मैंने वैसा नोटेशन यूज कर लिया था, इसलिए आगे भी कंटिन्यू किया था, बट अभी मैं चेंज कर लेता हूँ, या कोई बात नहीं, वैसे भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो एन में ले रहा हूँ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, के नंबर ऑफ कैटेगरी, क्लास में उल्टा किया था, एन मैंने नंबर ऑफ कैटेगरी लिया था थ्योरी पढ़ाते हुए, और के टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिया था। सो ये है, और यहाँ जो आप ध्यान से देखेंगे, सो थीटा आई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन कम फ्रॉम द ith कैटेगरी, तो एच नॉट जो है ठीक से देखेंगे तो ऐसा है, θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3 इज इक्वल टू θ4 इज इक्वल टू 1/4, ये एच नॉट है ना, यही कह रहा है कि थीटा आई 1/4 दिस, और H1 जो है यहाँ आपको दिख रहा है थीटा आई इज डिफरेंट दैन दिस, तो कोई एक थीटा आई डिफरेंट है 1/4 से फॉर सम दिस, तो ये है। तो H1 आपको समझ आ ही रहा है कि कोई एक डिफरेंट है, कि थीटा आई कोई एक जो है डिफरेंट है 1/4 से फॉर सम आई, है ना, फॉर सम आई। अब पूछ क्या रहा है, सो इफ द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट दिस, तो अंडर एच नॉट क्या होता है, यहाँ पे जो हम देख रहे थे, सो अंडर एच नॉट जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व तो दे रखा है ये ओ आई है ना, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता था एन टाइम पी आई या थीटा आई, ये एन यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट यूज किया, क्लास में के टाइम थीटा आई यूज किया क्योंकि मैं नोटेशन अपोजिट ले रहा था। तो यहाँ पे एन 40 है और थीटा आई 1/4 है अंडर एच नॉट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 40 1/4, तो 10 10 10 10 है ना। तो ये चारों कैटेगरी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी, तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ईच कैटेगरी की, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। अब आपको पता होगा कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है तो सबने कर रखा है, सो जो काई स्क्वायर टेस्ट का टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, है ना। सो ये है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसको सम कर लो। और यहाँ पे जो है कोई अननोन पैरामीटर, मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल रहा है, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ऑन ईच कैटेगरी, तो वैसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन एच नॉट में नहीं लिया जहाँ पे कोई अननोन पैरामीटर। तो इसमें क्या होता है कि टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है काई स्क्वायर n-1, n नहीं सॉरी यहाँ k-1, क्योंकि मैंने कैटेगरी चेंज कर दिया नोटेशन, k इज द नंबर ऑफ कैटेगरी, तो वहाँ होता है काई स्क्वायर k-1, k इज नंबर ऑफ कैटेगरी। जब क्लास में n नंबर ऑफ कैटेगरी ले रहा था तो वहाँ काई स्क्वायर n-1 लिखता था, ठीक है। सो अभी आपके पास है काई स्क्वायर k-1, नंबर ऑफ कैटेगरी, k इज द नंबर ऑफ कैटेगरी, ठीक है ना, ये है नंबर ऑफ कैटेगरी, और ये सैंपल पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा काई स्क्वायर 3, और t की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो इजी है ना,
ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर कितना 5 माइनस 10 5 स्क्वायर बाई 10 ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 10 ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 10 ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर। निकालिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी और डिग्री पूछा क्या ऑप्शंस में देखिए। तो ऑप्शन यही पूछ रहा है कि अंडर एच नॉट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो सेंट्रल काई स्क्वायर विथ 3 डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 5.8। आई थिंक यही 5.8 ही आता है, ठीक है, तो यही सही ऑप्शन है। इसको सॉल्व कीजिए 5.8 ही आएगा। 25/10 4/10 4/10 25/10 सबको 5.8 आएगा। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, काई स्क्वायर k-1 के नंबर ऑफ कैटेगरीज। n जब नंबर ऑफ कैटेगरी लेते हैं n-1 होता था, ठीक है, ओके जी। बाकी ऑप्शन इसी के अकॉर्डिंग घुमा रहा है ना। पहला सही है, काई स्क्वायर 3 और 5.8 वैल्यू है। ये बोल रहा है काई स्क्वायर 3 1.4 काई स्क्वायर 4 5.8 काई स्क्वायर 4 1.4 तो 3 और 5.8 आया था। नेक्स्ट जो है कि ये कह रहा है आपसे देखो कि लेट x1 x2 xn be a random sample of size n from population with continuous strictly increasing CDF। एक तो continuous random variable है, strictly increasing है, तो मतलब strictly increasing मतलब वो है कि absolutely continuous random variable है ना। तो इस तरह से f जो है with an unknown median m, ठीक है, median unknown m है। h नॉट में है कि m 10 है, तो नल हाइपोथेसिस है कि मीडियन 10 है अगेंस्ट मीडियन मोर देन 10 है एट लेवल अल्फा। सो लेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक t जो है डिनोट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्जर देन 10। अब देखिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है नंबर ऑफ, यही लिख देता हूं क्या लिखना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्जर देन 10। तो बताइए अगर मैं पूछूं आपसे कि अंडर एच नॉट, मैं अज्यूम कर रहा हूं अंडर एच नॉट क्योंकि साइज का डेफिनेशन यूज करेंगे, तो रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो अंडर एच नॉट क्या होगा, टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा जी अंडर एच नॉट। जब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मीडियन 10 है, तो आपको पता होगा मीडियन 10 है, इसका मतलब कोई डेटा पॉइंट 10 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी और 10 से कम होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल होगी, हाफ हाफ होगी, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो मीडियन है ना, मीडियन क्या होता है जहां सीडीएफ की वैल्यू हाफ होती है। तो m मोर देन 10 प्रोबेबिलिटी इज हाफ, m लेस देन 10 प्रोबेबिलिटी इज हाफ। सो मुझे बताइए t को देख के कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t। देयर आर n रैंडम वेरिएबल्स, बाइनोमियल सो ईच, हाँ ईच रैंडम या तो 10 से कम होगा या 10 से ज्यादा होगा। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी। तो यहां पे सक्सेस जो है मोर देन 10 है ना, लार्जर देन 10। तो नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स है ईच रैंडम वेरिएबल्स, और सक्सेस डिफाइंड है लार्जर देन 10। तो कोई भी एक रैंडम वेरिएबल या तो 10 से ज्यादा होगा या 10 से कम होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। सो इसका मतलब है ना, मोर देन इक्वल टू कर सकते, कोई दिक्कत है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ना, तो एग्जैक्ट इक्वल की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सो मोर देन 10 और लेस देन 10 होगा, इस तरह से, या एक कैटेगरी में ले आओ। सो नाउ प्रोबेबिलिटी हाफ होगा, कहने का मतलब जो आपने बताया कि बाइनोमियल n, 1/2। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एच नॉट है बाइनोमियल n, 1/2, मतलब या तो लार्जर देन 10 होगा या लेस देन इक्वल टू 10 होगा, ऐसे समझो। या तो सक्सेस या फेलियर अपोजिट हो गया, सक्सेस इज मोर देन 10 कि रैंडम वेरिएबल इज मोर देन 10, x की वैल्यू मोर देन 10 है, xi की वैल्यू, और मीडियन हमने अज्यूम कर लिया 10 है, तो मोर देन 10 होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, लेस देन 10 होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, लेस देन इक्वल टू 10 होने की। नाउ क्या पूछ रहा है, टी नॉट बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक टी। तो बता रखा है कि डेटा पॉइंट अगर टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू टी नॉट आएगी। कंसीडर द टेस्ट फॉर रिजेक्ट एच नॉट, ऐसा रिजेक्शन रीजन भी दे रखा आपको। तो रिजेक्ट एच नॉट इफ टी मोर देन इक्वल टू सी, है ना, मतलब जो राइट क्रिटिकल डिसीजन राइट साइड में है। सो नाउ क्या पूछ रहा है, पी वैल्यू। सो बताइए कोई पी वैल्यू का फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप लोग, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पी वैल्यू। सर फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। सो होता क्या है फॉर्मूला पी वैल्यू का, कि प्रोबेबिलिटी टेस्ट स्टैटिस्टिक मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ये फॉर्मूला है।
इसके अकॉर्डिंग ये लिखा जाता है, यानी हमेशा मोर देन इक्वल टू होगा। अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू होता तो यहाँ में लेस देन इक्वल टू लिखा होता। सो क्रिटिकल रीजन डिसाइड करता है कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बट सी के प्लेस पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज होती है, ठीक है। सो टी इज मोर देन इक्वल टू टी नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ठीक है। तो हमने तो अज्यूम पहले ही कर लिया अंडर एच नॉट टी का डिस्ट्रीब्यूशन, अंडर एच नॉट टी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐसा हो गया प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू आई एंड आई फ्रॉम टी नॉट टू एन, यही है। और बाइनोमियल का पीएमएफ तो आप लोग जानते ही हैं, तो यही तो है बाइनोमियल का पीएमएफ। अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू आई, एन चूज आई, हाफ की पावर आई, हाफ की पावर एन माइनस आई, इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए तो यही बन जाएगा। और एन चूज आई को खोलेंगे यही आएगा, तो एन चूज आई यही है, एन फैक्टोरियल आई फैक्टोरियल दिस, और इसको खोलेंगे ये टी नॉट टू एन, तो ए सही है जी। देख लो, जिनको डाउट है पूछो। सर जी सर ये पी वैल्यू का फॉर्मूला बस टाइप 1 एरर जैसा ही है, बस सी के जगह टी नॉट एग्जैक्टली सेम, हाँ, क्योंकि टाइप 1 एरर का ही होता है। उसमें होता क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज देखनी होती है। टाइप 1 एरर अल्फा होता है, पी वैल्यू क्या होता है, कितना एक्सट्रीम हो सकता है वो देखना है, तो वो कांस्टेंट की जगह बिल्कुल सेम है ना। साइज जो टाइप 1 एरर या साइज का फॉर्मूला है, उसी में कांस्टेंट की जगह सी की जगह इसी कैपिटल टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज करनी है, एग्जैक्टली जी, ठीक है। तो थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो है 28। सो इसमें क्या है, कुछ फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये तो अभी आपने रिग्रेशन किया था जो लोग बैच में हैं फुल पैकेज वाले में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो है ना नहीं है अर्जुना बैच में, या प्रयास में भी नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो रिकॉर्डेड वाले या वॉक टेस्ट वाले लोग हैं। सो यहाँ पे क्या है, वाई आई आपको दे रखा है बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई एप्सिलॉन आई, है ना। मतलब ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, जैम के सिलेबस में भी है ये टॉपिक, ठीक है ना। तो हालांकि ये सब नहीं है इतना उस लेवल पे, वहाँ सिर्फ लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, फिर भी देखो। तो यहाँ पे क्या है कि वाई आई इज बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई दिस, एंड बीटा नॉट बीटा वन अननोन पैरामीटर है, एंड देन बाकी स्टोरी आप जानते ही हैं। सो एप्सिलॉन आई अनकोरिलेटेड रैंडम एरर है, मीन जीरो है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, और को है ना, यहाँ पे जो को वेरिएंस एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे का है वो जीरो है फॉर ऑल आई डिफरेंट देन जे, क्योंकि यहाँ अनकोरिलेटेड वर्ड यूज़ किया ना। ओके, वाई बार हम जानते ही हैं, बीटा वन हैट बी द लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन, तो ये सब लोग फॉर्मूला जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो याद कर लो, है ना। सो जो बीटा वन हैट है वो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, एग्जाम में भी है ये। सो इसको हम लोग एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, जिसको आप लिखते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार और अपॉन समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आई फ्रॉम 1 to n हो जाएगा। तो ये तो बीटा वन हैट लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है। कैसे आता है, तो कोई भी आप बुक देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे है। ओके, अब क्या पूछ रहा है यहाँ से, कोवेरिएंस बिटवीन वाई बार, देखो ये भी रिजल्ट ही है। तो अभी जिन लोगों ने क्लास अटेंड किए होंगे डायरेक्टली, या सलभ सर का नोट्स में डायरेक्टली इन्होंने ड्राइव कर रखा, प्रूव भी कर रखा है, आप देखेंगे। मतलब जस्ट गूगल करोगे रिग्रेशन एनालिसिस बाय सलभ सर, तो आपको पीडीएफ आ जाएगा। उन्होंने पूरा कोर्स का पीडीएफ अपलोड कर रखा है अपने वेबसाइट पे, गूगल करोगे आ जाएगा। तो उसमें देख सकते हो आप, सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाले पार्ट में इन्होंने प्रूव कर रखा है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि कोवेरिएंस बिटवीन वाई बार एंड ये जो बीटा वन हैट है क्या आता है, ये तो जीरो आता है ना, तो फॉर्मूला ये डायरेक्टली मतलब ये रिजल्ट है। इसको प्रूफ भी देख सकते हो, प्रूफ ऑलरेडी आपको मिल जाएगा उसमें, किसी भी बुक में भी देख सकते हैं या रिकॉर्डेड लगा। अभी हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने रिग्रेशन नहीं कराया था थ्योरी में, वो है ना तन्मय सर ने कराया था, तो उन्होंने प्रूफ भी कराया था क्लास में, तो आप वहाँ देख सकते हैं नोट्स में, बुक में है ना। तो डायरेक्ट रिजल्ट है कि दिस, बहुत सारे रिजल्ट है ऐसे। तो जैसे है ना, जैसे यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट बीटा वन आता है, वेरिएंस ऑफ, इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। तो प्रूफ, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ करने में ना टाइम लग सकता है, अगर आपको रिजल्ट याद डायरेक्टली टिक कर पाओगे, नहीं याद है डिराइव करना पड़ेगा। ये थ्योरम है, इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ, थ्योरम के ही स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं इन्होंने। कहा है कोवेरिएंस लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है, तो ये तो रिजल्ट है। इक्वल टू जीरो है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये गलत है। सो क्या आता है वेरिएंस, किसी को याद है, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट? सिग्मा स्क्वायर एस एक्स एक्स।
सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स ना, सो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स एंड सो ऑन। तो इस तरह कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो है ना। ये तो हमने बीटा 1 की सिर्फ बात की, सिमिलरली बीटा नॉट के लिए, लेकिन जो कि यहाँ जरूरत नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो इस तरह कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप सिंपली याद कर लीजिए तो वैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली रिजल्ट है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट है मैं ये कह रहा हूँ, तो उससे हो जाएगा। कहाँ से मिलेगा मैं फिर कह रहा हूँ, या तो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर जिन लोगों को एक्सेस है वो देख लो, वहाँ पे उन्होंने प्रूफ करा रखा है, या बुक में मिल जाएगा। क्योंकि रिग्रेशन में ज़्यादातर ना सलब नोट्स बहुत सही से उन्होंने लिखा हुआ है, तो मैं भी उनको है ना देखा था नोट्स। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पीसी टॉपिक का है। सो नेक्स्ट क्या है कि कंसिडर अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, अच्छा ये भी वही है सिंपल लीनियर है ना। तो ये सेम ही मॉडल है जो पिछले क्वेश्चन में था, एग्जैक्टली सेम ही है। अननोन पैरामीटर, अनकोरिलेटेड, सिमिलर कंडीशन ही है, मीन जीरो, सेम क्वेश्चन ही है, मतलब बाकी आगे कंडीशन डिफरेंट होगा। यहाँ तक तो ये वर्ड था, बीटा नॉट हैट बीटा 1 हैट है ना, ये वाई आई को एस्टिमेट कर दिया तो एरर जीरो हो गया, मतलब हटा दिया, एस्टिमेटेड वैल्यू में एरर नहीं आएगा। सो यहाँ पे बीटा नॉट हैट बीटा 1 हैट रिप्रेजेंट लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स ऑफ दिस। तो अगेन आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, जरूरत है T1 T2। अच्छा ध्यान से देखो, so ये T1 क्या है, 1/n-2 समेसन वाई आई माइनस वाई आई हैट स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो T1 है ये 1/n-2 इंटू क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, या कुछ बुक में ऐसा लिखा रहता है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, है ना, यही है। कुछ ऐसे ही लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर या रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, सेम ही बात है दोनों, कुछ भी लिखो। ये है T1, यही लिखा हुआ है। एंड T2 क्या है, T2 को आप लोग क्या लिखते हैं, वहां 3 टर्म होता है ना, SST टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेसिडुअल। रिग्रेशन है, तो ये क्या है, T2 रिग्रेशन। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, है ना। अब ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है फिर से इसमें पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पूछ रहा है बोथ T1 T2 आर अनबायस्ड एस्टिमेटर, T1 इज अनबायस्ड, T2 इज नॉट, एंड सो ऑन, ऐसे 4 ऑप्शन बना दिया। तो ये तो डायरेक्ट थ्योरम था ना कि सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या आता है, ये तो फॉर्मूला ही है अगेन, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, या वही रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अपॉन n-2। ये तो सिग्मा स्क्वायर होता है ना, क्योंकि SSE अपॉन सिग्मा स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n-2 होता है, ये होता है जी थ्योरम। SS वही E लिख रहा हूं एरर में, एरर रेसिडुअल वही चीज है, आ जाएगा ना उससे। तो T1 तो अनबायस्ड एस्टिमेटर है बाय दिस थ्योरम, ये थ्योरम आता है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू सर बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो एप्सिलॉन आई का ना हाँ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है। तो उसमें क्या अज्यूम करते हैं आप, अगर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा रहेगा तब SSE अपॉन सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर n-2 होगा। ऐसे सिंपली T1 का एक्सपेक्टेशन लेंगे तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। नहीं ऐसे मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है। अगर ये हो जाएगा तो फिर T2 भी करेक्ट हो जाएगा, अगर एप्सिलॉन आई अगर दे दे नॉर्मल है इस केस में, तब T2 भी अनबायस्ड आ जाएगा, क्योंकि SS रिग्रेशन डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर भी का स्क्वायर विथ जितना रिग्रेशन उतना वो पैरामीटर होता है। तो यहाँ SS रिग्रेशन डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओके देखना पड़ेगा फिर मुझे, एनीवे तो ये रिजल्ट मुझे याद है। तो उसमें ये रिजल्ट कब आता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन एप्सिलॉन आई कह रहे हैं, मान लीजिए नॉर्मल ही है, चलो अभी के लिए जैसे मान लेते हैं एप्सिलॉन आई नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, तो उस केस में आप ये कह रहे हैं ट्रू होगा, यस। और बाकी केस में ट्रू नहीं होगा, ये कोई और डिस्ट्रीब्यूशन ले ले तो तभी ट्रू होगा। मान लीजिए एप्सिलॉन आई का मैं कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता हूँ यहाँ पे समथिंग, है ना, जहाँ पे मीन 0 है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, देन आई थिंक नहीं ट्रू है, फिर का स्क्वायर नहीं फॉलो करेगा। अच्छा ऐसा है, अच्छा मैं देखता हूँ। सो चेक कर लेते हैं एक बारी। सो इसमें होगा रिजल्ट कोई ना, क्योंकि मैंने ये कोर्स पढ़ाया नहीं था, पढ़ाते तो अपडेटेड रहते हैं तो जनरली, और ये मेरा रिसर्च एरिया भी नहीं रहा है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो उन्होंने रिजल्ट लिखे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन, है ना, गूगल जस्ट करोगे तो मिल जाएगा, मैं वही उनका ही नोट्स देखा था मैं। तो सर IIT कानपुर प्रोफेसर है, उनका नोट्स है ऑनलाइन ऑलरेडी। तो इन्होंने कुछ अजम्पशन लिया है, मैं ये बस ये देखना चाह रहा हूँ
कि रिजल्ट तो ऐसा कुछ देखा था मैंने, बट अजम्पशन है क्या ऐसा कुछ। अच्छा, जो मैं ये पिछला क्वेश्चन बोल रहा था कोवेरियंस वाई बार और बीटा वन हैट का 0 होगा, ये पेज नंबर इनका 8 पे है ना, पेज नंबर 8 के बीच में इन्होंने प्रूव कर रखा है। ये कह रहे हैं कि द एस्टिमेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर एज फॉलोज, अज्यूमिंग दैट वाई आई इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वाई आई एप्सिलॉन आई, वाई आई इज दिस एंड वही इट मतलब है साइलेंट आई जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वही नॉर्मल हो वाई जाएगा ना, क्योंकि तो एक्स आई उससे तो गिवन ही है। एक्स आई वाई आई तो कांस्टेंट होगा, एप्सिलॉन आई रैंडम वेरिएबल है। यस तो assuming that this is normally distributed, it follows that sum of square due to residual has chi-square distribution with n minus 2 degree of freedom। सही कह रहे हैं आप, है ना। तो इन्होंने भी assumption यही लिया है, assuming that yi is normally। तो ये रिजल्ट तब है जब हम assume करेंगे yi normally distributed। तो उन्होंने भी कराया होंगे जो रिग्रेशन पढ़ाए हैं सर, ठीक है। तो तो यहाँ नॉर्मल होता तो दोनों करेक्ट हो जाता है। अच्छा, तो चूंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो एप्सिलॉन आई है इसका डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं है ना, ये आर्बिट्री है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा फिक्स नहीं, बस इन्होंने कहा है कि इसका मीन जो है वो 0 है और वेरिएंस जो है आपके पास एप्सिलॉन आई का वो सिग्मा स्क्वायर है, और कोवेरियंस 0 है इन दोनों के बीच का, है ना। सो यहाँ से जो होगा कोवेरियंस ऑफ एप्सिलॉन आई एंड एप्सिलॉन जे इट इज 0, है ना, फॉर ऑल। ये बस कंडीशन आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, यही है। एंड नाउ बाकी तो ऐसा ही है, T1 वही जो लिखा था हमने टर्म्स। तो मतलब अलग से आपको एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा, है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप। तो इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 निकालेंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर आ जाएगी। इसका क्या एक्सपेक्टेशन आएगा T2 का अगर इस कंडीशन में? कुछ आता है निकाली बताते हैं। हाँ, कोई क्लास में इन्होंने करा रखा है सर ने, तो जो लोग अर्जुना बैच में क्लास अटेंड किए थे रिग्रेशन का, तो मैंने नहीं पढ़ाए थे, तो उन्होंने करा रखा होगा ये क्वेश्चन। वो आएगा सिग्मा स्क्वायर बीटा वन स्क्वायर एक्स 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 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस प्लस, प्लस अलग से यस हाँ सिग्मा स्क्वायर प्लस बीटा वन स्क्वायर एस एक्स एक्स। तो उन्होंने तो बीटा 1 स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स, नहीं इनटू, अच्छा इनटू इनटू एस एक्स एक्स। इस मॉडल के लिए। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ जो है एस रिग्रेशन ही है। 29 ना, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू बीटा 1 स्क्वायर। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैसा कुछ बनेगा, एस एक्स एक्स तो वही है ना, इंटू बीटा 1 स्क्वायर और प्लस सिग्मा स्क्वायर आएगा। ओके ठीक है, तो ये डिराइव करना पड़ेगा आपको, है ना, क्लास में, बस ये मतलब रिजल्ट ही है। तो ये जस्ट आप एक्सपेक्टेशन निकालो, इसमें एक्सप्रेशन लगाओ दोनों तरफ। यहाँ वाई आई हैट आपको दे रखा है, यू कैन रिप्लेस हेयर, ये जो वाई आई हैट है ना इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, एंड देन यू टेक एक्सपेक्टेशन, और उससे आपको निकल आ जाएगा वैल्यू जैसे ये बता रहे हैं ना। तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर आएगा और इसकी वैल्यू ये आएगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो करके देखो, नहीं तो फिर मैं कराता हूँ। ये है, ऐसे करा रखा है उन्होंने क्लास में, तो जो लोग अर्जुना बैच के हैं उनको बस रिकॉर्डिंग होगा, देखो ये लाइव में किए होगे तो पता होगा। इसमें क्या है 30 में, सो 30 जो है, तो इसका आंसर ठीक है ना, इसका यही आंसर करेक्ट है। T1 अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, T2 नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 सिग्मा स्क्वायर आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 सिग्मा स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। सो इस तरह से कुछ होगा। 30 में देखिए, जो 30 क्वेश्चन है, कंसीडर द पावर सीरीज समेशन an x की पावर n, ठीक है। एंड जहाँ पे ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है ना, अल्लाह, ये सब क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखे हैं, तो जो भी टीचर जिन्होंने जो टॉपिक पढ़ाए हैं, तो पीवाई की तो करवाया ही है। सो इससे पहले मेनली हमें क्या होता है कि ए एन हमें फाइंड करना होता है। तो ए एन अगर आप लिखोगे तो आप सिंपली देख पा रहे होगे कि ऐसा होगा 1/2 की पावर n जब n ऑड है, और 1/3 की पावर n जब n इवन है। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं, आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो फॉर्मूला जो होता है 1/r लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन रेस टू पावर 1/n, यही है। तो यहाँ जब 1/n लेंगे तो एक 1/2 एक सब्सिक्वेंस 1/2 पे जाएगी, दूसरी सब्सिक्वेंस 1/3 पे जाएगी। लिमिट सुपीरियर मतलब लार्जर जो लिमिट पॉइंट है या जो सब्सिक्वेंस की लार्जर लिमिट है, तो वो आपके यहाँ पे 1/2 आएगी। तो यहाँ से r की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इतना ही सॉल्यूशन है 2 लाइन का। अब गलती कहाँ होता है बच्चा, A2n हर क्वेश्चन में जहां भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है ना, आपको an एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा। और an के टर्म में फॉर्मूला है तो an ही, यहाँ पे ये नहीं आप यहाँ A2n यूज करो A3n यूज करो, उससे गलत आंसर आ सकता है। तो आपको an पहले एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। इसमें देखिए यहाँ x रैंडम वेरिएबल है हैविंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन लैम्डा पॉजिटिव है। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब इसको यूज करके लैम्डा निकाल लोगे आप, बताओ जिन लोगों ने सॉल्व किया है। तो पॉइसन का पीएमएफ यूज करके लैम्डा कितना आता है? 2.5। 2.5 मतलब 5/2। अब क्या होगा, pk इज द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k, pk प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k, तो मतलब pmf है, pmf एट k। ठीक है ना। सो देन बताता है कि जो pmf है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। आपको डेफिनेशन पता होगा मोड का, द वैल्यू ऑफ x एट विच pmf इज मैक्सिमम इज द मोड। तो इनडायरेक्टली आपसे मोड पूछ रहा है, अल्फा यहाँ मोड है, ये कहना चाह रहा है। हाँ 3 पे 3 पे या 2 पे? 2 पे आएगा। 2 पे ना। ये जो है हमारे पास pmf ना, सो ये बोलना चाह रहा है अल्फा इज मोड ऑफ x, और x क्या है? पॉइसन लैम्बडा। तो इसका अगर आप रिजल्ट देखेंगे, आप मैनुअली भी निकाल सकते हैं एक एक पॉइंट रख के, तो आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे 1 2 पे हर 2 के बाद डिक्रीज होती चली जाएगी। सो 2 पे हाईएस्ट मिलेगी, या फॉर्मूला होता है ना। हाँ सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक। कोई बात नहीं, लैम्बडा अगर नॉन इंटीजर वैल्यूज हैं तो जो मोड का फॉर्मूला होता है पॉइसन में, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लैम्बडा, ये फॉर्मूला है। इफ लैम्बडा इज अ नॉन इंटीजर वैल्यू देन मोड विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लैम्बडा। तो 2.5 का ग्रेटेस्ट फंक्शन आएगा 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। इंटीजर हुआ तो इंटीजर, अगर लैम्बडा इंटीजर है तो लैम्बडा या लैम्बडा -1 आपको चेक करना पड़ेगा किस पे हायर पीएमएफ है। इफ लैम्बडा इज इंटीजर, मैं इसमें बोल रहा हूँ कि इफ लैम्बडा इज इंटीजर मतलब सर हाँ बाई मॉडल इक्वल आएगा, फिर दोनों में लगता है, बाई मॉडल हो जाता है इक्वल आएगा, वही देखना चेक करना पड़ेगा आई थिंक। इंटीजर पे। सो जैसे मान लीजिए पॉइसन 1 है एग्जांपल के लिए, तो पॉइसन 1 में क्या आना चाहिए? 1 और 0। तो 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 1 पे सेम आती है, सेम ही आएगी ना, e की पावर माइनस लैम्बडा। हाँ 1 के लिए। अच्छा पॉइसन 2 होगा तो पॉइसन 2 अगर लेता हूं मैं, जैसे चेक कर लेते हैं एक बारी। सो हम क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं कि मोड ऑफ पॉइसन लैम्बडा देख लेता हूं क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्बडा होगा जब लैम्बडा इंटीजर नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर नहीं है। ठीक है, हालांकि लैम्बडा पॉजिटिव होता है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना कि नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं वेरिएबल के लिए। जैसे मान लीजिए मैं x लेता हूं पॉइसन 2, सो बताइए प्रोबेबिलिटी, तो मोड क्या होगा? 2 या 1 या दोनों? सर दोनों। सेम आएगा आंसर, क्या आएगा? e की पावर -2 लैम्बडा 2 की पावर 1 2 की पावर 1 ना। अच्छा नहीं 2 पे निकाल रहा है ना। अच्छा 2 पे हाँ अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा ये? ओके, सो 2 इंटू 2 ई की पावर -2 ना। और यहां भी निकालेंगे तो ऐसा होगा e की पावर -2 2 की पावर 1/1। अच्छा ये बैलेंस कर लेता है लैम्बडा ना इसको, इसीलिए। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा? 2e की -2। सो मतलब ठीक है, सही है ना। तो यहाँ पे जैसे लैम्बडा और लैम्बडा -1 दोनों पे पीएमएफ आई थिंक सेम रहेगा जब इंटीजर वैल्यूज आएगी। अब कुछ एग्जांपल है वेरीफाई कर लेना, ये मैं गेस कर रहा हूँ, मतलब जैसे ये बता रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं वैल्यूज आप डिफरेंट पॉइंट पे। तो ठीक है, अभी के लिए ये सही मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो है ये तो हो गया ना 31, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? 2 है ना, 31 का 2 है। नेक्स्ट आते हैं 32 पे, तो ये तो आसान क्वेश्चन है देखिए। सो 32 में क्या कह रहा है कि x1 x2 x3 बी द इंडिपेंडेंट IID है ना। तो IID है
ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? सो x1 x2 x3 ये आपका IID है। एक मिनट छोड़ो यार, हाँ क्या होगा, बीटा 2,1 ना, यही रहेगा, ये बीटा 2,1 है। अब इसमें पूछा क्या है, मिनिमम, तो फॉर्मूला कुछ होता है बीटा में फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का, वो छोड़ो, सीधा सीधा मीन निकालो। तो इसका मीन कितना आएगा, EX1 2,1 है ना, तो 2/3 अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। सो बीटा, ये पीडीएफ जो है बीटा 2,1, बीटा फर्स्ट काइंड 2,1 का है, तो पीडीएफ हो गया 2/3। तो EX1 ये जो नंबर दे रखा है ना, तो यहां से मुझे कुछ ऐसा मिल गया, मिनिमम मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक मोर देन 2/3। अब कई सारे अप्रोच, आप CDF अप्रोच से जा सकते हो चाहो तो, है ना, या जैसे भी देख लो, आपको जैसे समझ आता है, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो ये आता है 1 माइनस, ये आ गया CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक एट 2/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी होता है इसका, तो ये एट द एंड आ जाएगा CDF ऑफ FX एट 2/3 ना, इसकी पावर n, यही आता है जी, क्योंकि 1 कैंसिल कर देगा, 1 माइनस होगा यहाँ पे, जैसे ये 1 माइनस 1 माइनस ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला में, होता है जी, ये होता है ना। सर तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस कर देगा, ये बनेगा। और इसका जो CDF है 2x का इंटीग्रेशन करेंगे x² आएगा, CDF x² है, तो इसका आंसर आना चाहिए 1 माइनस नहीं 2x² ना, तो 4/9, हाँ 4/9 फिर पावर में 3, ऐसा कुछ, तो 5/9 का क्यूब। देख लीजिए जी, बाकी लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मैच करके देखिए, आ जाएगा, ठीक है, इससे आ जाएगा, तो आ जाना चाहिए 125 और 9 का देख लीजिए, 2 भी 243 ऐसा कुछ आएगा, देख लीजिएगा ना, 729, अच्छा ओके। सो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर जो भी आएगा 9 है ना 81 फिर वो, अच्छा 72 729, हाँ इसको डिवाइड करके मैच कर लीजिएगा, मैच करना चाहिए। नेक्स्ट जो है ये भी आसान है, ये बाई वेरिएट नॉर्मल का है, तो ये जैसा क्वेश्चन है, इसमें जो आएगा XY हैव द बाई वेरिएट नॉर्मल, तो ये ऐसा कुछ है कि XY जो है बाई वेरिएट नॉर्मल 0 0 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, ऐसा मान लीजिए। तो बता रखा है मीन तो 0 है, वेरिएंस का पता नहीं, बोल रहा है x गिवन y का नोटेशन ये है, y गिवन x बराबर 2 का नोटेशन ये है। अब आपको ये दे रखा है, तो इसको आप ठीक से अभी एक फॉर्मूला लिखा था शुरू में मैंने, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उससे अगर आप लिखेंगे तो मीन ऑफ y 0 रो सिग्मा 2/σ1 2 माइनस मीन ऑफ x, ये हो गया, अपॉन 0 प्लस रो सिग्मा 1/σ2 1 माइनस मीन ऑफ y, तो ये 0 ही हो जाएगा, 1 माइनस 0, यहाँ पे 2 माइनस 0। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो ये बचेगा सिंप्लीफाई होके 2 टाइम 2 1 है यहाँ पे ना, और ये इधर चला जाएगा सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर, ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में 8, यहाँ तक तो ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, पूछा गया है, ध्यान से देखिए पूछा गया है वेरिएंस ऑफ y गिवन x बराबर 2, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x गिवन y, यहाँ गिवन वाले पॉइंट का वेरिएंस में कोई जरूरत नहीं है, सो 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, राइट, ये तो कट जाएगा, और ये मुझे यहाँ से नहीं पता है, 2 उधर भेज दीजिए, तो 2 को जब आप इधर भेजेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से, ये सिग्मा 2 स्क्वायर था, ठीक है ना, तो कितना आ गया, तो ये बचा सिग्मा 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर, तो 8/2 आंसर इज 4, तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर, इतना ही सॉल्यूशन है इसका, मतलब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे ये निकल के आ गया। 2 को इधर भेज दीजिए आप, तो 2 को इधर भेजेंगे तो ये 2 हटाओगे, है ना, अगर ये 2 हटा दो तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, और यही मुझे जरूरत था वहाँ पे, और जब इसका मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है ना, जब इसका फॉर्मूला यूज़ किया तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा दिस एंड पुट कर दिया तो 4 आ गया, ओके ना, तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद है, पुट कीजिए सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ये है। देखिए सो आगे जो है 34, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन ही है,
आपको यहाँ स्पेस है लिखने का। बट इसका सर आंसर जो लिमिट जो दिया है वो गलत दिया है, कम किसमें? दिया है। इसमें 1.9 समथिंग आएगा लेकिन आंसर 1.89 तक दिया है। इस क्वेश्चन में? अच्छा देखते हैं, देखिए एक बार देखिए सर। ट्राई करके देखते हैं। हाँ बाकी लोग थोड़ा ट्राई करके देखो, 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, सॉल्व करो। ठीक है देखो, सो आप में से कोई ऐसा इंसान हो जो सॉल्यूशन और खुद से लिख रहा हो, तो बहुत सारे बच्चे मांगते रहते हैं सर रिटर्न सॉल्यूशन है क्या। तो कोई अगर 1 से लेके 65 तक ईच क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर साफ सुथरा आप लिखते हो तो मुझे स्कैन करके भेज देना, वो मैं स्टोर कर लूंगा, सो दैट आगे है ना बच्चे जरूरत पड़ती रहती है तो वो लिख के, मतलब आप लिखो जो क्वेश्चन फंसेगा वो तो मैं हूं ना, ये है। लेकिन आपको पहले 1 to 65 जैसे गेट 2024 का है तो खुद से 1 से 65 सॉल्व करो अच्छे तरीके से। हो सकता है उसी को हम अगर टाइप करवा दूं तो बुक भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई आप हेल्प कर सकते हो तो ईजी होगा हमारे लिए। ये है मतलब यू राइट सॉल्यूशन टू ईच क्वेश्चन सीरियल वाइज ईच ईयर का, गेट का 24, 23, 22, 21, 19, एटलीस्ट 19 to 24 तक का। फिर उसको अगर हम टाइप करा देंगे फिर कंपाइल कर लेंगे तो बुक भी बन जाएगा, सॉल्यूशन बुक। तो वैसा है, बच्चे कई बार मांगते रहते हैं रिटर्न सॉल्यूशन है क्या। तो जैम का तो हमने बनवाए थे बच्चों से, पिछले साल के बच्चों ने, नेहा ने बनाए थे, तो वैसा है। गेट का भी अगर कोई आप में से बना सके तो भेज देना। तो ये है, तो देखिए आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स बी ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1 फ्रॉम पॉपुलर। यहाँ बता रखा हमें कि एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, ठीक, एंड सिंगल सैंपल साइज है। नोटेशन तो हमें पता है, नोटेशन जो मैं यूज करता हूं वही है कि काई स्क्वायर वी कॉमा अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल ऑफ सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो वही मतलब है, मतलब ये नोटेशन जो है कि लाइक अगर इस तरह से है तो दिस इज काई स्क्वायर एन अल्फा लिख देता हूं मैं अभी के लिए, तो अल्फा है ये 1 माइनस अल्फा, यही कहना चाह रहा है कि दिस नंबर इज अ रियल नंबर। 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल क्यों है, क्योंकि इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है ना। सो सी डी एफ 1 माइनस अल्फा होगा एट दैट पॉइंट। तो ये कुछ डेटा है जो यूजफुल हो सकता है। ये एक्स्ट्रा डेटा गिवन होता है तो आपको वाइजली डेटा यूज करना है। जैसे जरूरत किसी एक की होगी, इन्होंने आपको 1 2 3 4 4 पॉइंट दिए हैं, 4 डेटा दिए हैं, यूजफुल एक ही है, 3 दिया कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो आपको वाइजली यूज करना होगा, जो यूजफुल है वही यूज करना है, एक ही यूजफुल है इसमें से, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा यूजफुल है। सो अब बोल रहा है कि H0 सिग्मा 1 है, H1 सिग्मा 2 है, और ये सिंगल सैंपल साइज है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन जो होगी वो पीडीएफ ही होगी, है ना। पीडीएफ इज अ लाइक्लीहुड फंक्शन। तो अगर हम इसको टेस्ट करें, है ना, हालांकि क्रिटिकल रीजन उन्होंने दे रखा है ये लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0, तो ये जो लिखा है ना इन्होंने, दिस इज लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0। मैंने क्लास में जो लिखाए होंगे मैं उल्टा यूज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है जो मैं क्लास में यूज करता हूँ। लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 अपॉन H1, तो मैं लेता हूँ लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। और इन्होंने यही किया है, इसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो इन्होंने रेसिप्रोकल करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। LH0 तो ये मोर देन के, इक्वल टू के, कोई दिक्कत नहीं है। तो के मतलब यहाँ K1 है, यहाँ K2, तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा है कि जो क्रिटिकल रीजन होगा लैम्डा एक्स मोर देन सी होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने LH1 अपॉन LH0 लिया है, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 अपॉन अंडर H0, तो ये क्या होगा, मोर देन सी होगा ड्यू टू दिस कंडीशन, ठीक है। दोनों इक्विवेलेंट है, ये लिखो बराबर है। अब सिंगल सैंपल साइज में लाइक्लीहुड फंक्शन पीडीएफ ही है, तो अब इसलिए देख रहे हो आप ये पीडीएफ लिखा है, पीडीएफ जब सिग्मा स्क्वायर 2 है, पीडीएफ जब सिग्मा स्क्वायर 1 है। जरा डिवाइड करो क्या आता है,
आप पीडीएफ लिखो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर का, एक बार सिग्मा स्क्वायर को 2 रखना न्यूमरेटर में, और पीडीएफ लिखो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर का, डिनोमिनेटर में सिग्मा स्क्वायर को 1 रखना, तो क्या मिलेगा कोई बताओ एग्जैक्ट? ये होगा 1/√2 पाई इंटू सिग्मा ई की पावर -12 x/2 का होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर होगा, एग्री? डिनोमिनेटर क्या होगा? 1/√2 पाई, सिग्मा इज 1 डिनोमिनेटर में, ई की पावर -12 x/1 का होल स्क्वायर, यही है। नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर का मैंने पीडीएफ लिखा है, न्यूमरेटर में सिग्मा स्क्वायर को 2 रखा है, डिनोमिनेटर में सिग्मा स्क्वायर को 1 रखा है, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। ठीक, तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है? तो ये √2 पाई 2 पाई तो कट जाएगा, तो बचा √2 ई की पावर क्या बचेगी, इधर ले जाओ, तो वहां है x²/4 न्यूमरेटर में, -x²/4, डिनोमिनेटर में -x²/2, ऊपर जाएगा तो x²/2 प्लस में, तो x²/2 - x²/4 क्या बनना है? x²/4, राइट। ये सिंप्लीफाई यही आएगी, चेक कर लो भाई। अब हमें बता रखा है कि ये जो है ना, यही लैम्डा एक्स है आपका, जो मैंने निकाला ये लैम्डा एक्स आया है, ये मैंने इसको कैलकुलेट किया है अभी एक्चुअली, ठीक, और ये लैम्डा एक्स आ गया। क्वेश्चन में दे रखा है क्रिटिकल रीजन लैम्डा एक्स मोर देन सी है, सो ये मोर देन सी है, दिस इज एक्चुअली आर क्रिटिकल रीजन। अब ये सी निकालना है, सी पूछा जी, वैल्यू ऑफ सी, तो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट इस टेस्ट का साइज 0.05 हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको सी फाइंड करना है। बताओ कर पाएंगे ना? अब यहां पे जो मैं कहता था हर बार कांस्टेंट चेंज कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसी सी की पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहा है। अब अगली बार कोई नया सी आ जाए उसकी नहीं चाहिए, हमें इस सी की वैल्यू चाहिए। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहां मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो √2 को उधर भेजो, लॉग लो, तो क्या सर, ये, हाँ सर यहाँ पर ही मेरा एक सवाल है सर। हम लोग तो जब एमपी टेस्ट में निकलते हैं सर, उधर तो हम लोग सर कांस्टेंट को ऐसे करके सेटल करके x² के करके कुछ लाते। एग्जैक्टली, इधर कैसे पता होगा कि इधर ही रुकना पड़ेगा? हाँ क्योंकि सी की वैल्यू पूछ रहा है ना, एक्चुअली क्वेश्चन में उस सी की वैल्यू पूछ रहा है जो यहां यूज हुआ है, आपको समझना ये पड़ेगा। चलो आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? मैं क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई करोगे x² मोर देन k आएगा, देन आई विल आस्क यू व्हाट इज दैट k इन टर्म्स ऑफ c। इसको सिंप्लीफाई करो जैसे आप, तो ये आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट k, जी सर, बताओ ठीक से। 4 ln c/√2, क्या ऐसा आएगा जी? चेक करो बाकी लोग, अभी इतना तो आता होगा। √2 को उधर भेजो, लॉग लो, 4 को उधर भेजो, सो दिस इक्वेशन will be simplified to this condition where k will be this one। अब आप k निकालो जो आप कह रहे थे ना, √2 8 आएगा ना, √2 डिवीजन में रहेगा ना, x²/8। √2 कहाँ आएगा? e⁻x²/4 डिवाइडेड बाय √2 होगा ना। अच्छा मैंने गलत दिखाया क्या? चेक कर लो एक बार। ओ हाँ, यस यस, आप सही कह रहे हैं, मैंने, हाँ वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। सो दिस √2 हो जाएगा। हाँ हाँ, दिस √2 इन द डिनोमिनेटर एक्चुअली, ये मैंने गलती किया है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये 1/√2 था ना, दिस वाज 1/√2 पाई सिग्मा, एंड सिग्मा इज √2 एक्चुअली, तो वो डिनोमिनेटर में है। सो दिस √2 इन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिवीजन 3x²/8 आएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, 3x²/8 e के पावर, कैसे? वहाँ -1/8 है, यहाँ से +1/2 जाएगा। ओह मे बी, हाँ तो मैं ठीक से लिखता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, फिर से मैं इधर सॉल्व करता हूँ, बेटर रहेगा। ये तो काफ़ी गलतियाँ हो रही है। देखो तो हमारा x है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, तो अभी के लिए पीडीएफ क्या बनेगा ठीक से लिख लेते हैं। सो 1/√2 पाई सिग्मा e⁻² x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, यही है। सिग्मा स्क्वायर 2 था, ओ नहीं नहीं, वहाँ लिखने में गलती हुआ है, सिग्मा एक्चुअली √2 है, तो जो मैंने लिखा फाइनली वो सही है, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट लाइन में गलती हुआ, अभी दिख जाएगा आपको, मैं लिखता हूँ फिर से, ये है। अच्छा तो इसको 0 कर देते हैं म्यू को, ओके। सो द पीडीएफ आई हैव इज, देखो मेरे साथ जो लोग लिखेंगे उनको गलतियां दिखेगा,
जो सिर्फ देखने वाले लोग हैं, जो कुछ लोग सोए होंगे, देख रहे होंगे, चलो सर जो पढ़ा रहे सही पढ़ा रहे होंगे, फिर एग्जाम में यही सोचते हैं कि हो क्यों नहीं रहा क्वेश्चन मुझे सॉल्व, घर पे सॉल्व करोगे नहीं और एग्जाम में चाहोगे कि सब सॉल्व हो जाए। अभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ ना, ऐसे ही होता है। अभी क्या होता है, जैसे बच्चे क्लास जाता हूँ तो मैं पहले पहुंचता हूँ, बच्चा 5 मिनट बाद आता है, फिर क्लास खत्म होने में 10 मिनट बाकी, बच्चा बोलता है सर टाइम हो गया। फिर मजा तब आता है जब एग्जाम होता है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन देता हूँ उनसे सॉल्व होता नहीं है, फिर बोलते हैं सर क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। मैंने कहा जब मैं पढ़ा रहा होता तो तुम पढ़ते नहीं हो, तब तुम कहते हो सर टाइम हो गया, और आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा फिर कह रहे मुश्किल क्वेश्चन है। तो सीखना है भी नहीं, मार्क्स भी अच्छे चाहिए, तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या कह रहा है ये, एच नॉट हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर और H1 है सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो दिस वाज 2, नहीं देख तो मैं सही से लिख रहा हूँ, 1 2 है ना। तो यहाँ 1 और यहाँ 2, बाकी लोग ध्यान देना, ठीक है। तो हमें क्या करना था, क्रिटिकल रीजन वाज PDF x when sigma square is 2, sigma square is 2 not sigma is 2। वहां मैंने sigma 2 लिखा था जो मैंने PDF लिखा था उसमें, ध्यान देखिए। sigma square is 1 है ना, तो यहाँ sigma भी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप ये PDF लिखेंगे 1/√2 पाई इंटू √2, क्योंकि सिग्मा √2 है, यहाँ होगा e की पावर -12। अब देखो वहां मैंने गलती क्या किया था, मैंने 2 लिख दिया था गलती से, ये है अब, ठीक है। देखिए एंड 1/√2 पाई 1 e की पावर -12 x/1 होल स्क्वायर। नाउ इट इज फाइन, ठीक है ना। तो ये तो चलो PDF आ चुका है, सिंप्लीफाई करो इसको। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1/√2 e की पावर कितना, वही जो पहले लिखा था x²/4, क्योंकि यहाँ x²/4 इधर x²/2, तो x²/4 माइनस x²/2, x²/4 बचेगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन में गिवन है दिस इज मोर देन c, ठीक है। दिस इज योर क्रिटिकल रीजन एज पर द क्वेश्चन, दिस इज द लैम्डा x, जो क्वेश्चन में लैम्डा x बोला है वो ये है, दिस इज लैम्डा x। सिंगल सैंपल साइज है तो PDF ही लाइक्लीहुड फंक्शन है। अब मैं कह रहा हूं इसको सिंप्लीफाई करो, यहां से निकालोगे x² मोर देन, तो क्या होगा 4 log √2 इंटू c। यहां तक ओके है। अब कोई कहता है इसको k कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप k कर दो, नो प्रॉब्लम, है ना। यू राइट इट x² मोर देन k, बट रिमेंबर क्वेश्चन में आपसे k नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में c पूछ रहा है, और c जो मेंशन है वही पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो अपनी मर्जी से आप होना, तो हर बच्चा हर आंसर निकालेगा, सब सही तो होगा नहीं, आंसर यूनिक होना है। सो आपको ध्यान रखना है जो कांस्टेंट क्वेश्चन में यूज हुआ है तो वो यूनिक कांस्टेंट होगा। हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो अपने हिसाब से चेंज करो, दैट इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो जैसे अब अभी मैं k निकालता हूं पहले, और आपको ध्यान रखना है कि जो k मैं लिख रहा हूं, दिस k इज एक्चुअली दिस नंबर 4 ln √2 c, बिकॉज क्वेश्चन में c की वैल्यू पूछा है, तो यू कैन नॉट गिव वैल्यू ऑफ k, वो गलत होगा, ये चीज है। और यही वजह जिनका आंसर गलत आ रहा है वो k निकाल रहे हैं एक्चुअली, यही वजह है, ठीक है। देखो तो अब क्या करना होता है, x² का अंडर h0 क्या होगा, अंडर h0 x² का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, chi² 1, अंडर h0 सिग्मा स्क्वायर 1 है, तो अंडर h0 इट इज नॉर्मल 0 1, और नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर chi² 1, सेंट्रल chi² 1, तो ये chi² 1 है। अच्छा अब आपको ये ध्यान देना है, अल्फा इज द साइज ऑफ द टेस्ट, अल्फा इज साइज ऑफ द टेस्ट, डेफिनेशन क्या है, रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, मतलब वही अंडर h0 तो यूज कर ही लिया मैंने कि अंडर h0 था, सिग्मा स्क्वायर इज 1, यही था ना अंडर h0। तो अब आपको k निकालना है इन टर्म्स ऑफ chi², सो यू नो, है ना। प्रोबेबिलिटी ये है chi² 1 डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन k when sigma square is 1, so question is what is that k, बता पाएंगे, chi² 1 अल्फा, है ना। सो ये chi² 1 अल्फा, क्योंकि नोटेशन जिनको क्लियर है तो दे नो ऑलरेडी कि अगर इस तरह से है, सो chi² n अल्फा इज अल्फा, और इधर 1 माइनस अल्फा, सो यहाँ पे chi² 1 मोर देन सम नंबर एंड दैट नंबर इज अल्फा, सो मोर देन सम नंबर इज अल्फा,
सो दैट नंबर हैज टू बी दिस, n इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो कहना मतलब k इज कंपेयर दिस टू एंड k विल बी इक्वल टू काई स्क्वायर 1 कॉमा अल्फा। क्वेश्चन में अल्फा भी दिया हुआ है 0.05, तो काई स्क्वायर 1 0.05, और ये चीज क्वेश्चन में मेंशन है, क्या है? कहाँ पे हमारा क्वेश्चन? यहाँ पे है ना, यही ना, देखो। तो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? के जो निकाल रहे हो आप, दैट के इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैंने कहा 4 वैल्यू आपको यूजफुल एक ही होगा। सो काई स्क्वायर 1 0.05 इज 3.841, 3.841। सो दिस नंबर इज 3.841, ये क्वेश्चन में गिवन है 3.841। अरे यार छोड़ो, 3.841, दिस इज योर के। अगेन आई एम सेइंग दिस इज योर के। द क्वेश्चन आस्क्ड वैल्यू ऑफ सी, सो दिस इज योर के। सो जो हमने अभी निकाले हैं वो के है 3.841। हमें चाहिए क्वेश्चन में सी की वैल्यू। तो जब क्वेश्चन को कांस्टेंट से मतलब नहीं होता है तो हम फाइनल कांस्टेंट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को कांस्टेंट से मतलब है, क्वेश्चन को उसी कांस्टेंट सी की वैल्यू चाहिए, तो यू कैन नॉट गिव द वैल्यू ऑफ के, तो गलत होगा अगर ऐसा कर रहे हो आप, तो ये चीज़ है। सो उसको चाहिए कि सी बताओ क्या होगा, यू टेल मी सी, और वो वाला सी जो क्वेश्चन में यूज हुआ है, तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमने निकाल रखा है रिलेशन कि के एंड सी में क्या रिलेशन है। सो दैट के वॉज, कहाँ लिखा था इधर ना, 4 log रूट अंडर 2c, रखो इसको, 3.841 इज इक्वल टू 4 log रूट अंडर 2c। तो यहाँ से निकालो c की वैल्यू, तो c अगेन सिमिलर वे में होगा 1/√2 e की पावर कितना, पहले तो इधर चला √2 इधर जाएगा, फिर e की पावर में 8.841/4, जी ये सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आता है कैलकुलेटर से? 1.85 आ रहा है सर। नहीं 85 नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आंसर में क्या है? सर यही आ रहा है। 1.8472 8, कैलकुलेटर में किया मैंने। अच्छा आंसर में क्या है? सर 1.847 आ रहा है। हाँ ये तो ठीक है, आंसर की में क्या है जो बता रहे थे, आंसर मैच नहीं कर रहा है। 4 सर सर मैं 1.81 से 1.89। हाँ ठीक तो है ना, ठीक है फिर तो मैं कुछ इग्नोर कर दे रहा था। हाँ जी 1.81 टू 1.89 है ना, ये ऑफिशियल आंसर की था। हमारा 84 आया है, तो मतलब बीच में तो आ रहा है ना, क्योंकि रेंज होता है एनएटी में, तो 1 ठीक है 1.81 टू 1.89, तो 84 इज फाइन। 2 डेसिमल प्लेस तक बोला होगा, राउंड ऑफ करो, चेक कर लीजिए, किसी को डाउट हो बताइए। देखो स्पेसिफिक जैसे पर्टिकुलर सी की वैल्यू चाहिए तो हमें वही सी बताना पड़ेगा जो क्वेश्चन में यूज हुआ है कांस्टेंट, तो यू कैन नॉट चेंज दैट कांस्टेंट, ये ध्यान रखना आपको। अगर सिर्फ मैं ln2 वो के का डायरेक्ट वैल्यू निकल लिया, इसलिए मेरे को नहीं पता। हाँ है ना, के तो जैसे निकाल दिया लोगों ने, बट वहां पे के क्वेश्चन में तो नहीं, क्वेश्चन में सी है, सो वी हैव टू फाइंड दैट के इन टर्म्स ऑफ सी, बिकॉज क्वेश्चन एक्चुअली गिव दिस इज द क्रिटिकल रीजन, क्वेश्चन ये दिया एंड वी आर कंसिडरिंग दिस इज द क्रिटिकल रीजन, सो वी हैव टू अलाइन विद दैट, ये है। मैं 1 बाय जो रूट ये जो है hypothesis- इग्नोर कर दे रहा था, अच्छा सीधा बस e की पावर x²/4 लेके चल रहा था, इसीलिए इसीलिए उसी में चाह रहा था। तो इधर जो हाइपोथेसिस स्टेटेड है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वर्सेस सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स 2, ये क्या टू साइडेड? नहीं सिंपल वर्सेस सिंपल है, वन साइडेड आएगा। अच्छा ठीक है सिंपल वर्सेस सिंपल वन साइडेड आएगा यहाँ पे। ये थ्योरम होता था डायरेक्टली, हमने लिखा था जब सिग्मा 2 स्क्वायर मोर देन सिग्मा 1 स्क्वायर है, अगर इसको रिवर्स कर दो, मतलब h0 h1 को इंटरचेंज कर दो तो क्रिटिकल रीजन अपोजिट हो जाएगी। जैसे x स्क्वायर मोर देन k आया ना, अगर इंटरचेंज कर देंगे तो x स्क्वायर लेस देन k आ जाएगा। ये सर ये हमेशा होता है जो h1 का होता है साइन वही होता है, क्रिटिकल रीजन का ही हमेशा होता है? नहीं वो तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट में होता था, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिसमें मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है उसके लिए। सिंपल वर्सेस सिंपल में तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आएगी वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है, तो यहाँ तो साइन बता ही नहीं सकते हम।
सिंपल वर्सेस, अगर H1 सिंपल है तो यू कैन नॉट गारंटी कि लेस देन ही होगा या मोर देन। मैं तभी बता रहा हूं आपको कि इसका इस केस में क्रिटिकल रीजन ये है। अभी जैसे अभी हमने लिया था ना x1 x2 xn नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, हमारा क्वेश्चन था सिग्मा स्क्वायर इज 1 अगेंस्ट H0 है, अगेंस्ट सिग्मा स्क्वायर इज 2। तो मैंने क्लास में थ्योरम लिखाए होंगे, अगर जिन लोगों को याद है, नोट्स पढ़ते हैं, मैंने कहा था अगर ऐसा होगा, ये सिग्मा 1 स्क्वायर है, ये सिग्मा 2 स्क्वायर है, तो अगर ऐसा होगा तो क्रिटिकल रीजन आएगी समेशन xi स्क्वायर मोर देन k इस वाले में जो कि है, और अगर अपोजिट हो जाए तो अपोजिट हो जाएगी। तो ये थ्योरम है कि सिग्मा स्क्वायर अगर होता 2 जो कि सिग्मा 1 स्क्वायर यहाँ पे है, और H1 होता सिग्मा स्क्वायर जो कि 1 जो कि सिग्मा 2 स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो रहा है सिग्मा 2 स्क्वायर लेस देन सिग्मा 1 स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजन आएगी, और ये मैं तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से आता है, तो बस डायरेक्ट हम बता रहे हैं आपको, प्रूफ करेंगे यही। MLR जो है होल्ड कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए MLR का यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे NP लेमा से ये आएगा यूनिफॉर्मली मोस्ट फॉरवर्ड। सिंपल वर्सेस सिंपल में जो निमन पियर्सन लेमा है वो कहता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आएगी वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल रीजन है। तो ये MLR का यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे NP लेमा यूज हो रहा है और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यूज हो रहा है। तो यहां से आ जाएगा दिस इज लेस देन सम k, इसका क्रिटिकल रीजन आएगा। अपने क्वेश्चन में क्या था, अभी पिछले क्वेश्चन में सैंपल साइज 1 थी, मतलब n1 था, तो इसीलिए ये क्रिटिकल रीजन हो गया था x स्क्वायर मोर देन k। यहाँ पे n1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर लेस देन k, ये क्रिटिकल रीजन आएगा इस केस में। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने डिराइव किया वैसे कर लो, अगर आपको याद नहीं कोई दिक्कत नहीं, डिराइव ही तो किया मैंने। हमने क्या किया, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 अपॉन H0 मोर देन k किया, तो आप लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट याद रखेंगे, उससे डिराइव हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो याद है तो ठीक है, नहीं है तो डिराइव करेंगे, ये है। ठीक है जी, सो 34 हो गया ना। 35 लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, तो अगेन सिमिलर है, आसान है। तो इसमें क्या है कि अगेन ये, लेकिन यहाँ पे बीटा नॉट को एग्जैक्टली 0 कर दिया, बीटा नॉट इज नॉट अननोन पैरामीटर। अब तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर 1 वेरिएबल फंक्शन होगा, अब ये है। तो पढ़ लो सब लोग, 5 डेटा पॉइंट दे दिया है, पूछ रहा है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ बीटा 1, है ना। तो यहाँ पे जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट का होता है कि सबसे पहले आप एक फंक्शन बनाओगे, यहाँ एक ही अननोन पैरामीटर वो है बीटा 1, तो ये होगा समेशन एप्सिलॉन आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, यही ना। तो ये आ जाएगा वाई आई माइनस बीटा 1 एक्स आई होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, ठीक। वाई आई गिवन पॉइंट जो यहाँ दे रखा है, एक्स आई तुम पुट भी कर सकते हो, n यहाँ 5 है, n 5 तक जा रहा है, और एक्स आई वाई आई पता है हमें। अननोन पैरामीटर क्या है, बीटा 1 इज अ पैरामीटर। तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या होता है कि वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर दैट मिनिमाइजेस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, है ना, ये है। इसी का नाम लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट इसलिए नाम है कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को मिनिमाइज करे, उससे जो एस्टिमेटर आएगी वो एस्टिमेटर की वैल्यू आएगी, दैट इज लिस्ट स्क्वायर। तो क्या करना आपको, जी डैश बीटा निकालो, बीटा 1 निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो और 0 पुट कर दो, डिफरेंशिएशन करो बीटा 1 के रेस्पेक्ट में, ये सम है तो सम रूल लगाओगे तो कुछ समेशन एज इट इज रहेगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो और 0 पुट करो। तो जब पुट करोगे तो बीटा 1 की वैल्यू क्या निकल के आती है, याद है किसी को, ये आएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये निकल के आएगी। और आपको सारी वैल्यू पता है, अब आप है ना ओपन करोगे, न्यूमरेटर है x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस x4 y4 प्लस x5 y5, डिनोमिनेटर है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर x5 स्क्वायर, सब ऐड कर दो तो पुट कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। 2 5 ज़ा 10, फिर ऐसे ही 1 6 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 6 ज़ा 24, ये हो गया न्यूमरेटर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर करना है, तो 4 x1 स्क्वायर, फिर 1, फिर 9 एंड यहाँ से 4 और यहाँ से 16। सॉल्व कर लो कितना आता है, देख लो, जिनका आंसर आया किसी का पुट कर लीजिए। 1.7 आ रहा है सर, 58/34। 58/34, सो ये 1.7 आता है ना, ओके ठीक।
राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस, तो आपको 2 डेसिमल तक लिखना पड़ेगा, 1.7 समथिंग होगा ना, देखना पड़ेगा आपको। तो 2 डेसिमल प्लेस तक, मतलब एग्जाम में जब आप एंटर करो, क्यों रिस्क लेना है, जब बोला है 2 डेसिमल प्लेस तक एंटर करो, तो आप डेसिमल के पास 2 डिजिट एंटर करना, डेसिमल के बाद 1-3 करोगे, मान लो कुछ ऐसा सिस्टम है, क्योंकि इंसान चेक करता नहीं है, वो कंप्यूटर चेक करता है, जो डेटा एंटर्ड है वो मैच करेगा तो ट्रू, नहीं किया तो फॉल्स। कोडिंग वोडिंग जानते होगे आप कैसे कंप्यूटर काम करती है। सर 1.705 आ रहा है, इसलिए 1.7 रख दिया। हाँ तो 70 लिखो, क्यों 1.7 लिखोगे, इसने कहा है 2 डेसिमल प्लेस तक लिखो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखो, इसने कहा है, तो 2 डिजिट लिखो ना, ये चीज़ है। 70 लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और रेंज सफिशिएंट होगा आंसर की में। आप 7-1 लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा, नहीं होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो देखना पड़ेगा। तो आप क्यों रिस्क, मतलब जैसे आपका आंसर आया 1.705, तो 1.70 लिखो, ये है। सर सिर्फ 1.7 लिखते हैं तो टेस्ट में भी गलत आ जाता है। यहाँ पे हमारे सिस्टम में वैसा है, क्योंकि वहां पे क्या है पता नहीं, मतलब कंप्यूटर क्या करता है, मैच करता है ना, वही चीजें हैं कि xi इज इक्वल टू yi, तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, वैसा करके। तो इफ एल्स लगा रहा है वो, है ना, तो इफ दिस देन ट्रू, इफ फॉल्स, इफ नॉट देन फॉल्स, ऐसा है एल्स, तो वैसा है, वो सब कोडिंग है उसमें। तो देखिए, कंसीडर द फंक्शन f, सो यहां पे क्या है, आपको एक फंक्शन दे दिया 2 वेरिएबल का, ये है, पूछ रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, है ना। सो 4 क्रिटिकल पॉइंट है लोकल, तो है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है। fx निकालेंगे तो 108y माइनस, ऐसा कर लेंगे ना, करना क्या है, fx को 0 करना है, fy को 0 करना है, फिर इससे देखो क्या क्या वैल्यूज आती हैं, तो ये तो कर पाओगे आप लोग, मुझे लगता है दिक्कत तो है नहीं। fx 0 करो, fx निकालोगे, x के साथ डिफरेंशिएट करो, ठीक है, 4xy माइनस 2y स्क्वायर, इसको 0 करो, fy ऐसे ही निकालोगे, सो 108x माइनस x y के रेस्पेक्ट में ना, तो 2x स्क्वायर 4xy, अब दोनों को 0 पुट करना है, सो 108y, अच्छा y कॉमन आ सकता है, तो एक काम करता हूँ y कॉमन लेता हूँ, सो ये होगा 108 माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा कंडीशन है x कॉमन लोगे, सो 108 माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा y इज 0, और यहाँ से और बनेगा, ठीक है ना, और 108 माइनस 4x माइनस 2y इज 0, तो ये तो 2 कंडीशन और में है, दिस और दिस, एंड यहाँ एंड है, तो एंड होगा। अगेन इसको सॉल्व करोगे, x इज 0 और ये दोनों एक साथ है, ठीक है ना, दिस और दिस, दिस और दिस, तो मतलब समझो अभी 2 कंडीशन उधर है, 2 कंडीशन इधर है, तो 2 2 जा 4 सिचुएशन मेरे पास है। क्या क्या है, 4 सिचुएशन है, y0 x0, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा, दूसरा y0 दिस, मतलब ये और है ना, तो अगर इसमें एक चुनना है और इधर एक चुनना है, तो यू चूज दिस तो 0 0, यू चूज दिस नाउ चूज दिस, तो इसमें y को 0 रख दो, तो 108 माइनस 2x बराबर 0, तो 2x इज 108, तो x इज 54, 10, तो आपका आ गया 54,0। सो ना, इसके साथ इसका हो गया, इसके साथ इसका हो गया, सो इसका काम खत्म। अब आते हैं दिस दिस, तो x को 0 रख दो इसमें, तो इसमें x को 0 रख दोगे 54, तो ये आपका x को 0 रख दिया, y 54 आ गया। अब है ना, इसका इसके साथ हो, इसका तो ले ही रखा है, 0 0 तो ले रखा है मैंने पहले ही, तो इसका इसके साथ काम हो गया। अब क्या होगा, इसका इसके साथ, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, क्या आता है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगा, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 54, और यहां से आएगा x प्लस 18 सो ये 4 क्रिटिकल पॉइंट है। कोई कंफ्यूजन है बताओ, ध्यान क्या रखा, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ये 4 सिचुएशन है। अब ऐसा नहीं इस y बराबर 0 को यहां रख दिया तो इससे एक पॉइंट आ गया, तो इससे जो पॉइंट आएगा जरूरी नहीं इसको सेटिस्फाई करेगा, यहां एंड की सिचुएशन है, तो एंड की सिचुएशन है तो दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो मान लो आप क्या करते हो, y यहां 0 रख देते हो, यहां से x निकाल लेते हो, तो कोई पॉइंट आएगा, वो जरूरी नहीं इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा।
ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ एंड है तो मतलब बोथ शुड सेटिस्फाई, ऐसा पॉइंट चाहिए कि बोथ शुड सेटिस्फाई दिस एंड दिस, इस तरह से। तो ये 4 पॉइंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब आपको पता होगा कैसे लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा कैसे चेक करते हैं। एफ एक्स एक्स निकालो, एफ एक्स वाई निकालो, एफ वाई वाई निकालो, आर एस टी, है ना, फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करो, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव है तो मिनिमा, आर नेगेटिव है तो मैक्सिमा, अगर नेगेटिव है तो सैडल पॉइंट, इक्वल टू 0 है तो टेस्ट फेल्स तो डेफिनेशन से जाओ, इस तरह से है। तो ट्राई करके आओ, नहीं हो तो कल पूछना डाउट, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद लिखो अपनी समझ से, अपने हैंड राइटिंग में, तो आपको रियलाइज होगा कि मेरे कराने के बाद भी कुछ क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे और नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और चाहिए होगी। ये चीज़ है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, है ना। ऐसा थोड़ी कि मैंने सॉल्व कर दिया तो आपको आ गया, तो मुझे आ गया, आपको थोड़ी आया, आप जब सॉल्व करो तब आपको आएगा। सो नेक्स्ट क्या है, सिंपल है, 2 वेरिएबल फंक्शन है, एफ एक्स नॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगेन नॉट ट्रू पूछ रहा है इसमें। सो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो यहां से विच वन इज नॉट ट्रू, तो बताइए कौन सा ट्रू नहीं है, कैसे डिसाइड करेंगे। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करना होता है, लिमिट, अगर इसको चेक करना है तो एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई, तो निकालिए क्या है, न्यूमरेटर में डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ एफ 0 0 आ जाएगा, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। फिर आपको निकालने हैं एफ एक्स एट 0 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, सो एफ एच 0, तो ये आएगा एच क्यूब बाई एच स्क्वायर माइनस एफ 0 0 अपॉन एच, तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, है ना। और सिमिलरली एफ वाई, यहाँ लिमिट है h टेंस टू 0, और ऐसे ही एफ वाई 0 0 निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस के स्क्वायर अपॉन, तो माइनस 1 आ जाएगा, -1 आएगा। तो डिफरेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो अब कह रहा है एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है 0 0 पे, तो पहले आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालनी होगी, फिर कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है। जैसे ये जो स्टेटमेंट लिखा है, सो इसमें मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स एट एक्स वाई तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो एफ एक्स 0 0 तो हम निकाल रखा हमने, 1 आया, अब ये लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो पहले एफ एक्स के लिए अब क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में। ये जो फंक्शन है ना, वाई को कांस्टेंट अज्यूम करके एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कोसेंट रूल से, जैसे नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं। कोसेंट रूल से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एफ एक्स आ जाएगी। एफ एक्स एक्स वाई कैसे आएगी, है ना, ये 0 का तो 0 ही रहेगा। सो अच्छा एफ एक्स 0 0, तो ये एफ एक्स 0 0 तो 1 है ना, क्योंकि एट पॉइंट 0 0 तो हमने यहाँ निकाला है ना, एफ एक्स 0 0 तो 1 है, तो ये 1 रहेगा यहाँ पे 0 0 पे, क्योंकि 0 0 पे तो हमने अलग से निकाला ना, एफ एक्स 0 0 1 है, और बाकी इस पे डिफरेंशिएट कर लो, देखो क्या आता है। और अब इस फंक्शन में लिमिट निकालो, ये तो मुझे पता है 1 आया हुआ है, दिस इज 1। अब इसकी लिमिट 1 अगर आएगी तो कॉन्टिन्यूअस है, 1 नहीं आती तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है, करके देखिए। कंटिन्यूअस नहीं है यहाँ पे, यही नहीं है ना, तो यही मतलब फॉल्स है। सो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये ट्रू आ जाएगा, है ना। ओके, मतलब एफ एक्स एफ वाई दोनों कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो उसने लिख दिया कॉन्टिन्यूअस, ये फॉल्स है, ठीक है जी। तो ये है 38 में क्या है, ये भी सिंपल ही है ऐसे तो, पुट कर दो y की जगह एक्स स्क्वायर, आसान है ना ये तो, देख लो सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे जो है probability 1 minus x square less than equal to 3/4, so probability x square more than equal to 1/4, so probability mod x more than 1/2, तो 1 माइनस कर लो, probability mod x less than 1/2, तो ये -1/2 से 1/2, अब लगा लो पीडीएफ में, इंटीग्रेशन कर लोगे, ये हो जाएगा। तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका, अगर यहाँ तक जो मैंने किया है उसके बाद हो जाएगा 1 माइनस इंटीग्रेशन पीडीएफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में इंटीग्रेट कर लो -12 से हाफ में, ठीक है। तो ये कर लो, सिंपल इंटीग्रेशन से आंसर आ जाएगा।
किसी को डाउट तो नहीं इसमें ना? सिंपल है कि मैंने y रख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, दैट्स ऑल। क्या कह रहा है ये? x बी ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ PDF दे रखा है आपको। तो C1 C2 आपको नहीं पता है, तो C1 C2 पहले तो निकालने के लिए अगर C1 C2 चाहिए अगर, तो आपको पता है कि क्या करना होता है। तो PDF का इंटीग्रेशन करो, सपोर्ट 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, तो अभी 0 से इन्फिनिटी, तो ये 1 रख दो, यहाँ से एक C1 C2 में रिलेशन आएगी, है ना? अलग अलग करना पड़ेगा, 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट करो और 1 से इन्फिनिटी में इसको करो, फिर दोनों को ऐड करके 1 के इक्वल होना चाहिए, मतलब 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी ऐसे करके। और दूसरा यहाँ पे दे रखा है कि 1/4 से 4 में इंटीग्रेट करोगे PDF को, तो ये इक्वल है 5/8 के। तो इक्वेशन 1 यहाँ से आएगी, इक्वेशन 2 यहाँ से आएगी, इन दोनों इक्वेशन से C1 आएगी और C2 आएगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब अगर वो आ गया तो बस पहले C1 C2 निकाल लो। अब पूछ रहा है x, है ना? तो ये सिंपल है कि आपको 3 से 5 में इंटीग्रेट करना है fx को और चेक करना है कि क्या 1/12 आता है कि नहीं आता है, ये आपको चेक करना होगा। अगर यस तो ट्रू स्टेटमेंट, नो तो फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है? बोथ x एंड 1/x डू नॉट हैव फाइनाइट एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, तो EX निकाल के देखो क्या आता है, वो तो देखना पड़ेगा निकाल के, है ना? EX निकालना पड़ेगा, तो EX तो पता ही है। अब ये कैलकुलेशन बेस्ड है, सिंपल फॉर्मूला पे ये कैलकुलेशन बेस्ड है, आप सॉल्व करो। E ऑफ 1/x भी निकाल सकते हो ऐसे ही, 1/x इंटू PDF ऑफ x dx, सो ये आ जाएगा, ये भी 0 से इन्फिनिटी ऐसा, ठीक है ना? कैलकुलेशन करो, देन चेक करो क्या दोनों के पास फाइनाइट एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब बोथ विल हैव इनफाइनाइट एक्सपेक्टेशन, डज नॉट, देखो तो ट्रू फॉल्स। इंटरवल ब्रेक करेंगे ना? हाँ, वो हर सब में ब्रेक करना पड़ेगा, वो तो मैंने एक साथ लिख दिया है, आपको सब में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 1 में ये फंक्शन यूज़ होगा, 1 से इन्फिनिटी में ये फंक्शन यूज़ होगा, तो आपको जितने पार्ट मैंने इंटीग्रेशन जहाँ जहाँ लिखा है 4 जगह, हर बार आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, है ना? एक बार 0 से 1, फिर 1 से इन्फिनिटी, इन चारों में फिर इंटीग्रेट करो, ठीक है? तो ये खुद करके देखो, नहीं तो कल पूछो डाउट में। आइए इस पे आते हैं। सो ये जो है, तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। तो कल हमने 1 to 20 डिस्कस किया था और अभी हम 21 से 40 डिस्कस किया है। कल 41 to 65 कोशिश करेंगे। कल 2 घंटे की क्लास होगी, 2-2.5 घंटे की। तो अभी नेट का बैच अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ अनटिल जब तक हम ये गेट PY को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, तो फिर नेट का बैच कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, एट अ सिंगल स्टाफ चेकआउट काउंटर ऑफ अ सुपरमार्केट स्टोर, द टाइम टेकन इन मिनट्स टू कंप्लीट द सर्विस ऑफ कस्टमर इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग PDF दिस, है ना? तो आप ये देख रहे हैं कि जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/10, रेट 1/10, है ना? एंड व्हेन यू अराइव एट द काउंटर यू ऑब्जर्व दैट देयर इज ऑलरेडी 1 person in the service. You are also informed that the person has been in service for 5 minutes. अच्छा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ना मेमोरीलेस प्रॉपर्टी यूज होगी, इसलिए ये जो कंडीशन है ना ये यूजफुल नहीं होगा, जो 5 मिनट वाला कंडीशन है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से कंटिन्यू, पीछे क्या था वो फॉरगेट हो जाएगा ना, मेमोरी लॉस प्रॉपर्टी की वजह से खत्म हो जाएगा। तो assuming that the service time of different customers are independent of each other, ठीक है ना? सो इस तरह से, मान लो आप यहाँ पे आए, सो देन एक पर्सन सर्विस में था तो वेट किए, फिर आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ सर्विस, ठीक है ना? सो ये वेट हो गया, वेटिंग एंड देन योर सर्विस, ऐसा कुछ। सो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट योर टोटल वेटिंग टाइम विच इज सम ऑफ योर वेटिंग टाइम इन क्यू, तो ये बोल रहा हूँ वेटिंग टाइम इन क्यू प्लस सर्विस टाइम, और ये हो गया सर्विस टाइम, 2 है। तो ये मान लो x1 है और ये x2 है, तो x1 x2 दोनों जो है IID एक्सपोनेंशियल 1/10 है, वो वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? सो क्वेश्चन है, तो आपका वेटिंग टाइम इन क्यू प्लस सर्विस टाइम, मतलब x1 प्लस x2 इज मोर देन 15 मिनट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? और वो जो गिवन कंडीशन है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी की वजह से वो लॉस हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको ये फाइंड करना है।
क्योंकि ना आप जहां से स्टार्ट करते, मान लो क्या है कि 5 मिनट था लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, तो जब से आप ऑब्जर्व कर रहे तब से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो कॉमन रहता है ना। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे कोई बल्ब है, इसका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनिशियली उसकी प्रोबेबिलिटी अगर है 10 साल चलने की कुछ, तो 10 साल बाद भी आप देखेंगे तो उस पॉइंट पे उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी आगे 10 साल चलने की जितनी इनिशियली थी, या 50 साल बाद भी उसको अगले 10 साल चलने की वही प्रोबेबिलिटी होगी जो शुरू में थी, ड्यू टू मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, है ना। तो ये है, सो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालना है यहाँ पे जस्ट। सो मतलब हमारा टाइम वहां से स्टार्ट होगा जहां पे हमने अराइव किया, पहले से कौन क्या था उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या होगा, एक्सपोनेंशियल 1/10 गामा 2,1/10। सो इसका पीडीएफ लिख लो, मान लो अभी के लिए ये y है, लेट्स से, सो प्रोबेबिलिटी y मोर देन 15, और y का जो पीडीएफ होगा, सो इसका पीडीएफ क्या 1/10 वाला है ना। सो ये अभी ऐसा है, मान लो लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है कि लैम्डा की पावर अल्फा, फिर सॉरी गामा अल्फा, मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ओके, 1 गामा अल्फा, लैम्डा की पावर अल्फा, बीटा की जगह लैम्डा लिख रहा हूँ, अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये हो ना गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ करस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सपोनेंशियल, क्योंकि इसमें अगर अल्फा को 1 रखेंगे यही बन जाएगा। ओके तो कहने का मतलब y का जो पीडीएफ निकल के आएगी इससे लिखेंगे तो हमारा है हमारे क्वेश्चन में जो लैम्डा है 1/10 है, अल्फा है वो 2 है, तो 1/10 इसकी पावर 2 गामा 2, मैं यही गामा का पीडीएफ यूज कर रहा हूँ, लैम्डा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1, क्लास में बीटा यूज किया था तो बीटा की जगह यहाँ लैम्डा है, तो ठीक है। सो एक्स की पावर अल्फा -1, सर उसको इंटीग्रेट करके वो 15 टू इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन 15 टू इंफिनिटी और फंक्शन लेके वैसे नहीं बना सकते 1 माइनस करके कह रहे हैं यहाँ से, सर इंटीग्रेशन यूज करके, हाँ वही करेंगे, 15 टू इंफिनिटी 15 टू इन्फिनिटी, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं सर, फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ यस यस, सही कह रहा, वही मैं बस पीडीएफ लिख दे रहा हूं मैं, तो पीडीएफ जो होगा एक्स की जगह वाई कर दो, y/10, मतलब ये पीडीएफ है आपका, कहने का मतलब ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये गामा 2 तो 1 होता है, सो 1/100 y e की पावर -y/10 y इज पॉजिटिव। तो इस पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है आपको, जो आप कह रहे हैं सही है, तो इस पीडीएफ में इंटीग्रेशन कीजिए आप 15 टू इंफिनिटी, इस वाले पीडीएफ में आप ये जो है 1/100 y e की पावर -y/10 dy सॉल्व कीजिए, कितना आता है, पहले हमने सॉल्व किया था क्लास में, सो इससे जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिए जो भी आएगा, 15 टू इंफिनिटी 5/2 e to the power 3 - 3/2, ओके ये आंसर। ए, ठीक है। तो देख लीजिए, बाकी लोग कुछ डाउट है तो पूछिए, ठीक है ना। तो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी की वजह से ये वेटिंग टाइम जो हमसे पहले 5 मिनट पहले आया था तब से आगे का डिस्ट्रीब्यूशन वही है, और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा, तो हम जब अराइव हुए वहां से हमने डिस्ट्रीब्यूशन आगे, वेटिंग टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगा आगे का, सो ये है, ठीक है। तो अगले क्लास में आगे से कंटिन्यू करता हूं, बाकी आप कंप्लीट करके आइए, तो यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने 21 टू 40 डिस्कस किया, आप पूरा कंप्लीट करके आइए, जो डाउट रहेगा पहले वो डिस्कस करेंगे 1 टू 40 में, उसके बाद फिर हम 41 टू 65 डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू, अभी के लिए डाउट क्लास कंटिन्यू होगा अभी।